ये कहानी उस सदी के सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड की है जो पूरी दुनिया जीतने के बाद उसका एकलौता एक आखिरी मकसद एक बार हार का स्वाद चखना था। वो एक ऐसी चीज की तलाश में था जिसको पाने के लिए उसने वापस जन्म लिया, पर आधी उसकी विश पूरी होने के बाद नियति वापस उसके साथ खेल खेलने लगी। तो आखिर हमारे डीमन लॉर्ड की आखिर क्या मजबूरी थी जो वापस जन्म लेना पड़ गया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपके लिए बनाई गई इस वीडियो को पूरा देखिए। कहानी की शुरुआत एक देश के छोटे से गांव से होती है जहां 10 साल के आरडी नाम के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। आरडी के पेरेंट्स को अपने बच्चे पर बड़ा नाज है क्योंकि आरडी बचपन से ही बेहद ही होशियार और मैजिक यूज करने में काफी माहिर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स आरडी के एक बड़े सच से अनजान हैं। असल में आरडी पूर्व जन्म का डीमन लॉर्ड है जिसने अपने टाइम में पूरी दुनिया को कॉन्करर कर लिया था, लेकिन यही चीज आरडी को अकेला कर देती है। वो इतना ताकतवर था कि आज तक कोई उसे हरा ही नहीं पाया, जिस कारण कोई उसके बराबर का नहीं था। उसके दोस्त भी उसे डीमन लॉर्ड की नजर से ही देखते थे, जिस कारण वो अपने आप को पूरे जहां में अकेला महसूस करने लगा। वो भी एक बार हार का स्वाद चखना चाहता था ताकि वो भी लोगों के बीच घुल सके, ये दिखला सके कि वो भी उनकी ही तरह है। पर इस जन्म में तो अब ये मुमकिन नहीं था, इसीलिए आरडी ने अपने आप को फिर से रिनकार्नेट किया है और वो इस जन्म में अपनी पुरानी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। और यही कारण है कि वो शुरुआत से ही बाकियों से बेहद ही अलग है। वैसे पुनर्जन्म लेने से पहले आरडी एक लड़की को देखने गया था जो शायद ही जिंदा थी। खैर, जैसा आरडी के पेरेंट्स ने उससे कहा था कि अब आरडी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यही बात आरडी को याद दिलाती है कि 10 साल हो चुके हैं और अब तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। आज आरडी दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के बावजूद आज भी उसकी हरकतें डीमन लॉर्ड वाली हैं, जिस कारण बच्चे उसको देख डर के भाग जाते हैं। यहाँ फेल होने के बाद आरडी सामने से आ रही 3 लड़कियों पे ट्राई करने वाला था, लेकिन न जाने क्यों आरडी के पेट में अचानक ही दर्द होना शुरू हो जाता है। आरडी लड़कियों से बात करने में अपने अंदर एक दबाव महसूस कर रहा था जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब हमारा आरडी किसी तरह हिम्मत जुटाकर किसी तरह लड़कियों को अप्रोच करता है, लेकिन करता भी वो उन्हें ऐसे करता है जैसे वो उसकी दोस्त बनने के लिए उन्हें हुक्म दे रहा हो, जिस कारण लड़कियां उसे पागल समझती है और डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। जब हमारा आरडी डीमन लॉर्ड हुआ करता था तब पूरी दुनिया उसके इशारों पे नाचा करती थी और आज बच्चे भी उसे इग्नोर करके जा रहे हैं, जिसका गुस्सा वो जंगलों के घने पौधों पे उतार रहा था। अब जंगल के बड़े हिस्से को तबाह करने के बाद आरडी अपनी बुरी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और उदास होकर अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। तभी मेयर नाम का एक एल्फ वहाँ आता है जिसको आरडी जानता था। असल में ये आरडी के पेरेंट्स का दोस्त है। अब आरडी की परेशानी जानने के बाद मेयर आरडी को किसी को अप्रोच करने का सही तरीका बताता है। वो उसे समझाता है कि किसी को अप्रोच करते वक्त हमेशा अपने अंदर सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए। ऐसा करने से वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है। अब ये बात जानते ही आरडी वापस विलेज निकल जाता है नए दोस्त बनाने के लिए। आरडी के पेरेंट्स मेयर को शुक्रिया अदा कहते हैं उसको सही रास्ता दिखाने के लिए और उसे चाय के लिए अंदर इनवाइट करते हैं। यहाँ आरडी फिर से उन्हीं बच्चों से बात करने की कोशिश करता है जो उसे पहले देखकर भाग गए थे, और इस बार भी आरडी नादानी में ओवर एक्टिंग कर देता है, जिस कारण वो फिर से भाग जाते हैं। अपने आप को फिर से नाकामयाब पाकर आरडी को इस पूरी दुनिया को खत्म करने का ख्याल आ रहा था। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, पर इन्हें मारना उसके लिए चुटकियों का खेल था। वैसे आरडी को अपने गुस्से को शांत करना होगा, क्योंकि अगर उसे आम लोगों की जिंदगी जीनी है तो वो ऐसी कोई नादानी नहीं कर सकता। तभी आरडी को कहीं से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। आरडी उड़ते हुए वहां पहुंच जाता है जहां से वो आवाज आ रही थी। वहां एक लड़की खतरनाक व्हाइट वुल्फ का सामना कर रही थी, लेकिन देखने से तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि उस लड़की की जगह वुल्फ यहाँ गलती से फंस गया हो। आरडी उसको छिपके देखने लगता है, पर वो लड़की आरडी को नोटिस कर लेती है और उसे देख घबराने लगती है। आरडी उसकी तरफ बढ़कर उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो कि काम नहीं आता, लेकिन आरडी मानता नहीं है और कुछ नए तरीके आजमाता है जो उसके अप्रोच करने के तरीके को और बेकार कर देता है। अब आरडी यहाँ से निराश होकर जाता उससे पहले आज पहली बार किसी ने सामने से उसे रिप्लाई दिया था। इस लड़की का नाम रीन है और वो आरडी को सुना के और दुखी होके वहाँ से भाग जाती है। असल में ये लड़की आरडी से भी ज्यादा शर्मीली और अनकॉन्फिडेंट है। यहाँ मेयर आरडी के पेरेंट्स से अपनी बेटी के बारे में डिस्कस कर रहा था।
जिसकी प्रॉब्लम भी आरडी की ही तरह है। अब जब मेयर वहाँ से जा रहा था तो हम देखते हैं कि रिन रोते हुए मेयर से चिपक जाती है। हमें पता चलता है कि रिन मेयर की बेटी है और ये चीज आरडी भी देख लेता है। अब इसके बाद से ही आरडी रिन से दोस्ती करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। वो उसके जन्मदिन पे गुलाब के गुलदस्ते से उसे विश करता है, लेकिन उसका भद्दा अप्रोच उसे यहाँ भी नाकामयाब कर देता है। फिर भी आरडी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर चांदनी रात में एक रोमियो की तरह अपनी जूलियट की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, जिससे तंग होकर वो उससे और दूर चली जाती है। अब घर वापस आकर आरडी अपने नोट्स चेक कर रहा था, जिसमें उसने रीन को अप्रोच करने के टिप्स लिखे थे, जो इनमें से न जाने क्यों कोई काम नहीं आ रहा था। आरडी बस यही सोचे जा रहा था। तभी आरडी को एक साथ कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि गांव पर गॉब्लिन्स का हमला हुआ है। आरडी बाहर जाकर देखता है कि उन 3 लड़कियों के पीछे गॉब्लिन्स लग गए हैं। आरडी यहाँ अपने मैजिक का यूज करने वाला था, पर उससे पहले उसके फादर ही ने संभाल लेते हैं। आरडी इस अफरा तफरी के बारे में कुछ जान पाता उससे पहले उसे पता चलता है कि रीन अब तक घर वापस नहीं लौटी है, और इसकी वजह भी आरडी ही तो था। उसके ही कारण रीन जंगल के और अंदर चली गई थी। आरडी उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वैसे मेयर इस बात से अनजान था कि आरडी उड़ भी सकता है। खैर, यहाँ जंगल में रीन को गॉब्लिन्स ने घेरा हुआ था। उनका सामना करने के लिए रीन ने अपनी तलवार निकाली थी, जिसकी हाइट देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गॉब्लिन्स उसे चिल्लाकर अपनी फैमिली को बुलाने को कहते हैं ताकि वो उन्हें भी मार सके। उनकी ये बातें रीन को दुख देती है, क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके पास उसके फादर मेयर ही हैं, और अपने स्कूल टाइम में एक एल्फ होने की वजह से रीन को उसके साथ के बच्चे अजीब समझते थे, इसीलिए आज तक वो कोई अपना दोस्त नहीं बना पाई। इन पुरानी बातों को वापस याद कर वो अपनी तलवार फेंक देती है। उसे एहसास होता है कि उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। उसने अपने आप को गॉब्लिन्स के हवाले कर दिया था और अब गॉब्लिन्स उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी वहाँ एक मैजिकल सर्कल क्रिएट होता है जो सभी गॉब्लिन्स को रीन से दूर फेंक देता है। वहाँ आरडी वक्त पर पहुँच चुका था और आज पहली बार रीन ने आरडी को देखकर उसका नाम लिया था, जो देख आरडी को भी खुशी होती है। लेकिन गॉब्लिन जनरल को लग रहा था कि वो आरडी को हरा सकता है, पर आरडी के एक आंख का नमूना देखकर ही उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया था। वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर आरडी उसे भी नहीं बख्शता। यहाँ गांव में आरडी के पेरेंट्स को उसकी चिंता हो रही थी, तो मेयर को यहाँ यकीन था कि आरडी अपनी बात को पूरी करेगा। पर हम यहाँ देखते हैं कि रीन यहाँ गुस्से में थी। वो असल में गॉब्लिन्स के हाथों मरना चाहती थी। आरडी उसे बताता है कि वो भी उसकी ही तरह है, वो भी कोई दोस्त नहीं बना पाता। उसे भी दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, पर जब वो रीन से बात करता है तो उसे अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे दोस्त बनाना चाहता है। अब उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुन इस बार तो रीन भी पिघल जाती है और आखिर उसकी दोस्त बनने को राजी हो जाती है। अब कई सालों बाद हम आरडी को देखते हैं, जिसको उठाने के लिए रीन उसके बगल में लेट जाती है। आरडी उसे समझाता है कि किसी लड़की को ऐसे किसी लड़के के रूम में नहीं आना चाहिए, पर इन सभी बातों को छोड़ रीन उसे उसके साथ मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने को कहती है। वो उसे वहाँ के मशहूर मैजिक स्कूल ले आती है, जहाँ का हेडमास्टर उन दोनों को पहले से ही जानता था, क्योंकि उन दोनों के ही पेरेंट्स फेमस मजिशियन हैं। वो तो उनके साथ इतना फॉर्मल हो रहा था कि उन्हें तो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, पर आरडी एग्जाम देकर अपनी काबिलियत सबको दिखाना चाहता था। अब कुछ देर बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो रीन तो अच्छे नंबरों से पास हो गई थी, लेकिन आरडी बेचारा 1 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाया था, पर फिर भी वो पास हो गया था। आरडी को लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी हेडमास्टर वहाँ आते हैं और हमें पता चलता है कि आरडी को 0 मार्क्स इसीलिए मिले हैं क्योंकि उसने कोई सवालों का जवाब सही नहीं दिया था, पर 0 लाने के बाद भी वो पास हो गया क्योंकि उसने जिस तरह सवालों का जवाब दिया था वो तरीका हेडमास्टर को काफी पसंद आया। अब इसके बाद हेडमास्टर वापस आरडी के पेरेंट्स की वाहवाही करने लगते हैं। वो सबको बताते हैं कि किस तरह आरडी के पेरेंट्स ने एक विशालकाय ड्रैगन से गांव को बचाया था, और इस तरह आरडी पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाता है और उसकी नॉर्मल लाइफ जीने की विश टूट जाती है। वैसे इस बीच एक लड़की आरडी को छिपके देख रही थी। वैसे एडमिशन मिलने के बाद अगर एक तरफ रीन बहुत खुश थी, तो वहीं आरडी को चिंता थी कि क्या वो लोगों के बीच घुल भी पाएगा। और हाँ, वो इस बात से भी अनजान था कि उसके
उसके पेरेंट्स हीरोज रह चुके हैं। पर रीन के चेहरे पर स्माइल देखने के बाद वो सब भूल जाता है। लेकिन जब वो दोनों क्लास में घुसते हैं तो पूरी क्लास के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। वो इतने फेमस हो चुके थे कि सब उनसे दोस्ती करना चाहते थे, पर वहाँ कुछ ऐसे भी थे जो उनकी पॉपुलैरिटी से जल रहे थे। उनमें स्पिनर नाम का लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। वो उसे ये कहकर जलील कर रहा था कि उसका यहाँ एडमिशन किसी के साथ सोने से हुआ है। रीन इसके खिलाफ खड़ी होती है और उससे माफी मांगने को कहती है, जिस पर वो साफ मना कर देता है क्योंकि इस लड़की के पेरेंट्स स्पिंसर के घर में काम करते हैं, यानी ये लड़की भी स्पिंसर की नौकरानी ही हुई। अब आरडी को भी गुस्सा आ रहा था तो स्पिंसर आरडी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें अगर आरडी जीता तो वो उस लड़की से माफी मांगेगा। रीन आरडी को आगाह करती है कि स्पिंसर कोई आम बच्चा नहीं है, उसने छोटी सी उम्र में मैजिक के पहले लेवल को पार कर लिया था। अब आरडी यहाँ कोई फैसला कर पाता इससे पहले वहाँ लेडी ओलिविया आ जाती है, जिसकी आहट से ही आरडी घबरा गया था, क्योंकि जब आरडी डीमन लॉर्ड था तब लेडी ओलिविया आरडी के 4 खास जनरल में से एक थी और अब उसे डर है कि कहीं ओलिविया उसको पहचान न ले। वैसे ओलिविया इनकी क्लास टीचर है और उन्होंने इनकी बातों को सुन लिया था और वो उन्हें फाइट के लिए परमिशन भी दे देती है, जिसके बाद हम उन दोनों को बैटल फील्ड में देखते हैं। यहाँ आरडी को ध्यान देना होगा कि उसे ये फाइट ओलिविया की नजरों में आए बिना जीतनी होगी। तभी स्पिंसर आरडी को नीचा दिखाते हुए उसके ऊपर हाई लेवल का फायर मैजिक यूज करता है, जो कि रीबॉर्न डीमन लॉर्ड के लिए हवा का झोंका जैसा था। उसका ये हाई लेवल का मैजिक आरडी की प्रोटेक्शन वॉल पे क्रैक भी नहीं ला पाता। स्पिंसर को भी एहसास हो गया था कि वो बैटल को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, इसीलिए अब वो अपने 2 स्पेशल अटैक एक साथ आरडी पे करता है। पर आरडी की प्रोटेक्शन वॉल उसे इजीली इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो कोई स्पेशल अटैक था ही नहीं, वो बस एक नॉर्मल फायर मैजिक था। तो अब आरडी उसे दिखाता है कि असली फ्लेम अटैक कहाँ किसे जाता है, जिसको स्पेंसर झेल नहीं पाता और अपनी हार स्वीकार कर लेता है। उसने उस लड़की से माफी भी मांग ली थी, लेकिन आरडी अब यहाँ बुरी तरह फंस गया था। आरडी फ्लो में ये भूल गया था कि उनके मैच को ओलिविया भी देख रही है और उसने फ्लेम अटैक के साथ प्रोटेक्शन का भी यूज किया था ताकि स्पिंसर को उसके अटैक से चोट ना लगे, जो कि ओलिविया ने भी नोटिस कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि 2 मैजिक का यूज करना आज की जनरेशन के बस की नहीं है, जो कि सभी के सामने आरडी ने कर दिखाया है। लेकिन अभी ओलिविया इस बात को इग्नोर कर देती है और सभी को बताती है कि आज थ्योरी क्लास को स्किप कर सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासेस ही होंगी, इसीलिए वो सभी स्टूडेंट्स को 3-3 के ग्रुप बनाने को कहती है। आरडी और रीन के साथ तो सभी लोग ग्रुप बनाना चाहते थे, पर आरडी और रीन उसी लड़की के साथ ग्रुप बनाते हैं क्योंकि वो वहाँ सबसे अलग खड़ी थी। अब इसके बाद सभी को अंडरग्राउंड डंजन में लेके जाया जाता है, जहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर को खत्म कर उसकी बॉडी का एक पार्ट प्रूफ के लिए लेकर आना था। और ओलिविया के हिसाब से ये तो आरडी के लिए बहुत ही आसान है। अब बातों बातों में ओलिविया आरडी से कुछ बातें खुलवाए उससे पहले आरडी वहाँ से अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है और थोड़े आगे जाते ही उनका सामना ब्लैक वुल्फ से हो जाता है। उनका वो डरावना रूप देखकर वो लड़की डर से ही नीचे गिर गई थी, पर आरडी और रीन अपने मैजिक से उस वुल्फ को जला देते हैं, जो देख वो लड़की थोड़ी निराश हो गई थी क्योंकि वो उनके लिए यहाँ बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ उनकी टीम का काम तो खत्म हो गया था, पर आरडी उसकी मदद करना चाहता था। वो उसे मैजिक सिखाने की बात करता है, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन रीन के समझाने पर वो मान जाती है। आरडी उसे मैजिक करने का सही तरीका करके दिखाता है, जो कि कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं हो पाता, जिससे उसकी सोच अपने लिए और भी नीचे गिर जाती है। इस लड़की का नाम जेनी है और इसके लो कॉन्फिडेंस के पीछे इसके बुरे पास्ट का हाथ है। असल में शुरू से ही स्पिंसर और उसके साथियों ने कभी जेनी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो उनके द्वारा हमेशा से बुली होती आ रही है, इसीलिए आज उसकी सोच भी अपने लिए ऐसी ही हो गई है। तो आरडी उसकी मदद करने के लिए वो उसे आसान और ताकतवर मैजिकल स्पिरिट सर्कल बनाना सिखाता है, जिससे वो सामने से आ रहे वुल्फ को जला देता है। वैसे आज पहली बार रीन ने कोई ऐसे मैजिक को देखा था, क्योंकि इस मैजिक को आरडी ने ही बनाया है, जो कि कोई आम बात नहीं है। उसके इस कारनामे पे दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। वैसे जेनी इस मैजिक को यूज कर पा रही थी, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था, पर अचानक उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लोग डंजन बॉस के इलाके में आ जाते हैं। यहाँ का डंजन बॉस बहुत ही ताकतवर और डरावना था, जिसकी हालत आरडी पतली कर देता है। वो चाहता था कि आखिरी हमला जेनी करे, पर जेनी पहले ही बहुत डर गई थी। वो इससे पीछे हटना चाहती थी, पर आरडी अपनी बातों से उसे मोटिवेट करता है
और उसकी बात मानकर उसके सिखाए मैजिक से वो डंजन बॉस पर स्पेंसर और उसके दोस्तों का अब तक का सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। आखिर में वो डंजन बॉस को हराकर उसके सींग को सबूत के तौर पे ले आए थे, पर स्पेंसर उन पे यकीन नहीं करता और उन्हें झूठा बताकर उनका मजाक उड़ाने लगता है, जो सुन इस बार जेनी उसके कस के चांटा धर देती है। स्पेंसर जेनी की फैमिली को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, तभी रीन उस पर कूड़ा पलट देती है और इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद वो वहाँ से भाग ही जाते हैं। रीन और जेनी के बीच में भी अब अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो देख आरडी को भी खुशी होती है कि उनकी एकेडमी का पहला दिन बहुत ही अच्छा गया और अब वो हैप्पीली वापस जा सकता है। पर तभी ओलिविया उसको रोक देती है। वो आरडी से कई बातें पूछना चाहती है। हमें पता चलता है कि हेडमास्टर चाहते हैं कि आरडी उनकी एकेडमी की तरफ से स्टूडेंट बैटल इवेंट में हिस्सा ले, पर आरडी इसके लिए मना कर देता है। आरडी को समझाया जाता है कि ये एकेडमी के फ्यूचर और उसके बजट इंक्रीज करने के लिए जरूरी है, क्योंकि टूर्नामेंट में क्वीन भी आने वाली है। तो आरडी वहाँ ज्ञान चेपने लगता है कि वो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही करेगा। तो मिस ओलिविया आगे आकर कहती है कि उसका भी एक सौतेला भाई था जो ठीक उसकी तरह ही बातें किया करता था, पर एक दिन अचानक उसने बिना किसी को बताए अपने आप को रिइंकार्नेट कर लिया। अचानक आरडी का मन बदल जाता है और वो उनके ऑफर के बारे में सोचने का थोड़ा टाइम मांगता है। ओलिविया उससे कहती है कि वो उसके सच को जान के रहेगी, पर आरडी को तो बस इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने की बात पर उसकी स्कॉलरशिप को कैंसिल न कर दिया जाए। वही वक्त उसके सामने से जेनी आ रही थी। वो आते ही आरडी को उसके साथ डेट पर चलने को कहती है। आरडी उसे मना करने वाला था, पर उसके खूबसूरत बड़े बड़े देख वो डेट पर चलने को राजी हो जाता है। तभी उनके बीच रीन भी कूद पड़ती है और वो भी उनके साथ डेट पर जाना चाहती थी। जेनी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके नजरिए से तो आरडी के पास पूरा हरीम होना चाहिए। रीन हरीम के बारे में नहीं जानती थी, तो जेनी उसे बताती है, जो जानने के बाद उसका धुआं निकल आता है। रीन वहाँ साफ कह देती है कि वो आरडी को किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। अब एकेडमी के बाद वो तीनों अपनी डेट पर आ जाते हैं। आरडी जेनी की ड्रेस की तारीफ करता है, जो देख रीन उसे भी उसकी तारीफ करने को कहती है। वैसे ये तीनों अपनी पहली डेट पर प्ले देखने आए हैं, जहां आरडी को पता चलता है कि यहाँ तो उसके ही पास्ट लाइफ का प्ले दिखाया जा रहा है। ये प्ले देखने में जेनी को थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए वो आरडी से चिपक जाती है, जिस कारण आरडी हार्ड होने लगता है। तभी रीन भी उससे चिपक जाती है, जिस कारण आरडी को अपने पे कंट्रोल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तभी आरडी ये नोटिस करता है कि उसका ये प्ले तो बिल्कुल ही बकवास दिखाया जा रहा है। हमने सीरीज की शुरुआत में जिस लड़की को देखा था, असल में वो आरडी की बैटल पार्टनर लेडिया थी, जो बैटल के दौरान डीमन लॉर्ड आरडी को भी डांट देती थी, और इस प्ले में उन दोनों के बीच अफेयर दिखाया गया है। अब यहाँ से बाहर आने के बाद जेनी फिर आरडी से चिपकना शुरू कर देती है और आरडी को बताती है कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है, जो देख रीन को बुरा लगता है और वो आरडी को अपनी ओर खींचने लगती है। पर जेनी ने उनके लिए कुछ स्पेशल सोचा हुआ था, जिसका रास्ता रंगीन गलियों से जाता है। अब ये सब रीन न देख ले, आरडी ने उसकी आंखों को ढक लिया था। अब आगे बढ़ते बढ़ते आरडी अचानक रुक जाता है। उसने कुछ लोगों की बातें सुन ली थी जो क्वीन को किडनैप करना चाहते हैं। आरडी डेट को यहीं छोड़ उनके पीछे जाने वाला था, पर रीन और जेनी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। वो लोग उनका पीछा करते हुए अंडरग्राउंड सीवर में आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इन लोगों ने वॉल पर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाया हुआ है। आरडी को शायद उनका प्लान समझ आ गया था। वो रीन और जेनी को भी बताने वाला था, पर वो लोग पकड़े जा चुके थे। असल में वो शुरुआत से ही जानते थे कि उनका पीछा किया जा रहा है, और आरडी भी समझ चुका था कि वो उन्हें मारने वाले नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें उनको मारना ही होता तो उनके पास सरप्राइज अटैक करने का अच्छा मौका था। तो उन लोगों का लीडर मैजिक सर्कल का यूज करके आरडी की बॉडी को जला देता है, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर आरडी को उनके हमले से कुछ हुआ ही नहीं था, उल्टा वो अपने मैजिक से उनके मैजिक सर्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लोग थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा था कि आरडी कोई आम इंसान नहीं है। वैसे आरडी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उसे अपनी डेट पे वापस भी तो जाना है। वो वहाँ थंडर मैजिक का यूज करता है, जिसमें बस उनका लीडर ही अपने पैरों पे टिक पाया था, जिसमें खुद आरडी की ही मर्जी थी। असल में आरडी उनका मकसद जानना चाहता है, पर हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, जो वॉल में होल करके वहाँ से भाग जाता है। आरडी उसका पीछा करने वाला था, पर रीन और जेनी उसे याद दिलाती है कि वो डीमन उड़ सकता है और टनल की चढ़ाई करके उसका पीछा करना मुमकिन नहीं है। तब आरडी उड़ के उन्हें चौंका देता है और डीमन का पीछा करते हुए उसकी बॉडी को जला देता है,
जिससे वो जलते हुए होल से बाहर आया था और सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आ गया था। अब आरडी से बचने के लिए वो डीमन एक बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है। वहाँ की सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। सभी लोग वहाँ पैनिक होकर इधर उधर भागे जा रहे थे। अब इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आरडी ये सभी के सामने रिवील कर देता है कि वो उन हीरोज का बेटा है जिन्होंने विलेज को ड्रैगन से बचाया था और आज वो इस गाँव में शांति बनाए रखने के लिए इस डीमन को सबक सिखाएगा। आरडी ने अपने इल्यूजन मैजिक से उस बच्ची को भी बचा लिया था, जिसका उस डीमन को एहसास भी नहीं हुआ था। उस डीमन को भी समझ आ चुका था कि ये लड़का अपनी सच्चाई छुपा रहा है, असलियत में तो ये कुछ और ही है। वो आरडी से बचकर दूर भागने की कोशिश करता है, पर आरडी अपने मैजिक बीम से उसे भस्म कर देता है और इस कारनामे के बाद आरडी उन सभी का हीरो बन चुका था। साथ ही उसके नॉर्मल लाइफ जीने का सपना भी चूर हो चुका था। पर आज के दिन की वजह से उन्हें क्वीन से मिलने का मौका मिला था, जहां आरडी उनसे रिक्वेस्ट करके एकेडमी का बजट बढ़वा सकता है, जिससे उसको टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर तभी वहां रीन अपना सिर उठा के क्वीन को उसके नाम से बुलाने लगती है, जो देख दरबार में उनकी इमेज की धज्जियां ही उड़ गई थी। पर बाद में हमें पता चलता है कि क्वीन और रीन बचपन के अच्छे दोस्त रह चुके हैं और प्रिंसेस भी सभी को वार्निंग देती है रीन को रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे उन्हें यहाँ रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया गया है, पर आरडी नहीं जानता कि इस सिचुएशन में एक आम सिटीजन को क्या कहना चाहिए। अब प्रिंसेस जो भी कहती है आरडी उन सभी का जवाब हाँ में देने लगता है, जिनमें क्वीन ने ये भी कहा था कि वो आरडी के रिवॉर्ड के तौर पे उसके बच्चे की माँ बनना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि आरडी उसकी कोख भर दे। पर तभी रीन चिल्लाकर बोलती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, आरडी पर सिर्फ उसका हक है। जेनी क्वीन से कहती है कि अगर उन्हें भी आरडी चाहिए तो उन्हें आरडी के हरीम में आना होगा, लेकिन असल में ये तो प्रिंसेस के द्वारा किया गया एक छोटा सा मजाक था और असल में आरडी को रिवॉर्ड के तौर पे उसकी रैंक को पेंटागन कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ पूरी सभा हो गई थी, क्योंकि पेंटागन रैंक किसी आम सिटीजन के लिए नहीं होती। आरडी को भी ये नहीं चाहिए था। वो रिस्पेक्ट के साथ क्वीन को बताता है कि वो बस चाहता है कि उसकी एकेडमी के बजट को बढ़ा दिया जाए। अब आरडी की ये बात प्रिंसेस को और भी इम्प्रेस कर देती है कि आरडी अपने बारे में न सोचकर सभी की भलाई के बारे में सोच रहा है। वो इनाम के तौर पे उसे पेंटागन रैंक के साथ उसकी एकेडमी के बजट को भी बढ़ा देती है। अब यहाँ वापस इस पर विवाद ना हो, इसीलिए उन्होंने कुछ शर्तों को भी तय किया था, जो कि आरडी को क्वीन की शैडो आर्मी को ज्वाइन करना होगा, जो कि क्वीन की स्पेशल आर्मी थी। इसके बदले में रीन की रैंक को भी पेंटागन कर दिया जाता है। साथ ही रीन के कहने पर जेनी को भी ट्रायंगल स्टेटस दे दिया गया था। पर इन सभी से आरडी खुश नहीं था, क्योंकि वो जितनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है उसके लिए चीजें उतनी ही मुश्किल होती जा रही हैं। यहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास इस बार अपना एक नया लीडर था, पर वो भी जान चुके थे कि आरडी का सामना करना उनकी बस की बात नहीं। पर उनके पास भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है, बल्कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर इसको लॉर्ड के रूल करने लायक जगह बनाना चाहता है। अब आरडी के अगले एकेडमी के दिन एकेडमी में आरडी को एक लड़की प्रपोज कर देती है, पर आरडी ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। पर वो उससे कहता है कि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये सुन शायद उस लड़की को आरडी की बातों का बुरा लगा था, पर आरडी गलत सोच रहा था। असल में वो लड़की तो पूरी रेड फ्लैग थी। वो तो आरडी को अपना बनाने के लिए बेड तक जाने को तैयार थी। तभी रीन उन्हें देख लेती है। उसका गुस्सैल चेहरा देख वो लड़की पतली गली पकड़ वहाँ से निकल जाती है। अब आरडी रीन को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए, पर रीन ने अपना मुंह फुला लिया था। वैसे हम देखते हैं कि बजट बढ़ने के बाद भी हेडमास्टर अभी भी दुखी हैं, क्योंकि उनका असली एम तो आरडी को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाकर सभी स्टूडेंट्स के सामने उसके पोटेंशियल को सामने लाना था। असल में हेडमास्टर आरडी को एकेडमी का टीचर बनाना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी थी कि नॉर्मल स्टूडेंट्स आरडी को एक टीचर के रूप में नहीं अपनाएंगे, तो प्रोफेसर जेसिका सब उसके ऊपर छोड़ देने को कहती है। इधर आरडी अपने रूम में रीन को कैसे मनाया जाए उसके बारे में सोच रहा था। तभी जेनी उसके रूम में आती है। उसने अपने ऊपर के हिस्से को कवर किया हुआ था। वो दरवाजा बंद करके आरडी को अपनी हॉटी ड्रेस दिखाती है, पर आरडी भोला नादान वो बोलता है कि उसे ठंड लग जाएगी। लेकिन जेनी तो यहाँ एक मकसद से आई है, जो जेनी का हरीम आइडिया था। उसकी वजह से आरडी एकेडमी की सभी लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है, जिससे उसे तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर उससे पहले वो किसी और के साथ पलंग तोड़ खेल ले। इसीलिए वो आज आरडी की चीखें निकालने आई है। यहाँ दूसरी तरफ रीन को भी अब गिल्टी फील होने लगा था। वो कबर्ड में से एक ड्रेस निकालती है। इधर आरडी के अरमान अब तक नहीं जागे थे, इसीलिए जेनी उस पर चार्मिंग ईविल आई का यूज करती है, जिससे अब आरडी अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। वो आरडी को लेटाकर
उसके करीब आने लगती है। तभी रीन भी उस कमरे में घुस आती है और बिना आडी से नजरें मिलाए उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने ह्यूमन सैंडविच बनता देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो आडी पे तरह तरह की चीजें फेंकने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ रोना शुरू कर देती है। जेनी दरवाजा बंद कर उसे बचपना करने से मना करती है, वरना उसकी इन हरकतों से आडी उसे और नापसंद करने लगेगा। वैसे रीन ऐसी ड्रेस पहनकर आडी के रूम में इसीलिए आई है क्योंकि आडी की मम्मी ने उसे बताया था कि ऐसी ड्रेस में लड़कियों को देखने के बाद लड़के उनकी सारी बातें मानने लगते हैं बिना कोई सवाल किए। आडी को टेंशन होने लगी थी कि उसकी मम्मी उसकी भोली रीन के दिमाग में क्या क्या कचरा भर रही है। जेनी भी उसके बचपने का मजाक उड़ाने लगती है। ये देख रीन को गुस्सा आ जाता है और वो सारा इल्जाम जेनी पे लगा देती है। हरीम आइडिया की वजह से ही आडी पूरे वक्त लड़कियों से घिरा रहता है, तो जेनी फिर से रीन को टीज करने लगती है, जिससे तंग होकर रीन इस बार जेनी को डुएल के लिए चैलेंज कर देती है, जिसमें अगर वो हारी तो वो आडी के करीब आने की कोशिश करना छोड़ देगी। साथ ही उनके बीच बिन कपड़ों की शर्तें लगना भी शुरू हो जाती है, जो देख आडी का पारा चढ़ जाता है और वो दोनों पे चिल्लाकर उन्हें नीचे बैठा देता है। वो उन दोनों से एक दूसरे से माफी मांगने को कहता है, वरना आज रात का डिनर वो उनके साथ नहीं करेगा, जिससे वो दोनों लड़कियां डर जाती है और वो एक दूसरे से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से हाथ मिलाने वाली थी। पर तभी रूम में प्रोफेसर जेसिका आ जाती है। उन्होंने डुएल की वो सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो दोनों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को कहती हैं। ऐसा करने से उनमें से कौन आडी के लिए बेहतर है ये साफ हो जाएगा। साथ ही अगर आडी के स्टूडेंट जीतेंगे तो एकेडमी में आडी की रेपुटेशन बढ़ेगी, जिससे हेडमास्टर के लिए आडी को टीचर बनाना और भी आसान हो जाएगा। अब पहले जैसा आडी ने कहा था, रीन भी जेसिका से कहती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहती है। जेनी भी उसकी बात से सहमत थी, पर जब जेसिका उन्हें बताती है कि आडी के टीचर बनने के बाद उसे एक कूल सी ड्रेस पहनने को दी जाएगी, तो वो दोनों ही टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। जल्द ही टूर्नामेंट का दिन भी आ जाता है और आडी और रीन के पेरेंट्स को कमेंट्री करने के लिए टूर्नामेंट में बुलाया गया था, जिसमें आडी के फादर तो इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड लग नहीं रहे थे और आडी की मदर का इंटरेस्ट तो बैटल से ज्यादा लड़कियों के छोटे कपड़ों में था। ये सब देख आडी को वहाँ शर्मिंदगी फील हो रही थी। खैर, इससे अगला मैच रीन का था और वो अपने बैटल के लिए थोड़ी नर्वस भी थी। आडी भी वहाँ रीन की हार की दुआएं लगा रहा था क्योंकि उसे एकेडमी का टीचर नहीं बनना है। लेकिन आडी का सिखाया स्पिरिट सर्कल मैजिक से वो इस बैटल को जीत लेती है और इससे अगला मैच जेनी का था। जेनी रीन को फाइनल्स में मिलने के लिए चैलेंज करती है। इसके बाद वो दोनों अपने हर एक मैच को जीतते हुए एक दूसरे के सामने फाइनल्स में खड़े होते हैं। अपनी बेटी को फाइनल्स में देख मेयर थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसे याद है कि रीन शुरू से ऐसी नहीं थी। वो कमेंट्री करते हुए बताता है कि जब आडी और रीन पहली बार मिले थे तब से ही आडी ने रीन को बहुत कुछ सिखाया है। कभी कभी वो ये सोच हैरान हो जाता है, आखिर आडी के पास इतनी कमाल की लीडरशिप स्किल कैसे है। खैर, अब रीन और जेनी के बीच के फाइनल राउंड को शुरू किया जाता है, पर अचानक आडी को किसी गड़बड़ का एहसास होता है। हम देखते हैं कि उसी ग्रुप का एक शख्स इस स्टेडियम में मौजूद था, जो अब अपने असल रूप में आता जा रहा था। उसको देख उसके पास बैठी लड़की डर से चिल्ला देती है और पूरे स्टेडियम में इसका हल्ला हो जाता है। अब बाकी छिपे डीमंस भी बाहर आ जाते हैं और पूरे स्टेडियम को तबाह करने लगते हैं। प्रोफेसर जेसिका उन्हें बताती है कि हमला पूरे शहर पर हुआ है, इसीलिए उन्हें अलग अलग होकर सभी को बचाना होगा। जेसिका रीन और जेनी को बचाने जाती है और बाकी सब भी अलग अलग हो जाते हैं। वैसे रीन और जेनी सभी डीमंस को अच्छी फाइट दे रहे थे और एक दूसरे की मुश्किल में साथ भी दे रहे थे। तभी अचानक धरती फाड़कर एक क्रिस्टल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसके ऊपर जेनी और रीन का कॉम्बो अटैक भी बेकार हो गया था, पर अपनी बेटी को बचाने के लिए मेयर उनके सामने खड़ा हो जाता है और अपने पावरफुल मैजिक से उसे अपने नीचे झुका देता है। आखिर में मेयर अपनी पूरी ताकत लगा के उस क्रिस्टल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अचानक उसके शरीर से एक हाथ पार हो जाता है। वो और कोई नहीं जेसिका थी, जिसने शुरू से ये प्लान बनाया था रीन को किडनैप करने के लिए। जेसिका का असली नाम एल्जार्ड है और वो असल में फ्रिंजेड ड्रैगन किंग है। जेनी एल्जार्ड को रोककर रीन को भागने का मौका देती है, पर एल्जार्ड बहुत ताकतवर थी और पूरी तरह बेरहम। वो उसके रास्ते में आने वाली जेनी को खत्म करने वाली थी। रीन उसे रोकने की कोशिश करती है, जो कि बेकार था। इसीलिए रीन एल्जार्ड को अपने आप को मारने की धमकी देती है। एल्जार्ड को भी रीन जिंदा चाहिए थी, इसीलिए इस बार वो जेनी की जान को बख्श देती है और अपने पंखों को निकालकर रीन को अपने साथ ले जाती है। अब कुछ देर बाद आडी अपने हीलिंग मैजिक से
मेयर को ठीक कर देता है। होश में आने के बाद मेयर सभी को बताता है कि एल्जार्ड वही ड्रैगन किंग है जिसने हजारों सालों पहले धरती को लगभग तबाह ही कर दिया था। आरडी को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, उसका मकसद क्या है, उसे बस दिख रहा है कि उसे रीन को बचाना है। ये देख उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड फील होता है। इसके बाद मेयर आरडी को एक पैलेस लेकर जाता है जिसके अंदर तरह तरह के वेपन्स मौजूद थे और यहाँ से आरडी अपनी इच्छा का कोई भी वेपन चुन सकता है। आरडी उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है, पर आरडी के फादर एक चीज को लेकर काफी परेशान थे। मेयर कहता है कि उन पे आरडी पे निर्भर होने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, पर उनका मतलब इससे नहीं था। वो मेयर से पूछते हैं कि क्या वो आरडी को सच नहीं बताएगा। मेयर बोलता है कि आरडी से मिलने से पहले रीन पूरे वक्त 4 दीवारों के पीछे छिपी रहती थी। बाहर का कोई भी आदमी उसके डर का कारण बन गया था, लेकिन अब आरडी की वजह से रीन अब पूरी तरह बदल गई है। पर शायद ऐसा कभी नहीं होता अगर आरडी को रीन का सच पता होता, और वो आरडी को सच बताकर रीन का इकलौता दोस्त भी छीनना नहीं चाहते। इसके बाद हमें छोटे रीन और आरडी का एक छोटा पास्ट दिखाया जाता है, जब रीन आरडी से पूछती है कि क्या वो सच में उसका दोस्त बनेगा और वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। आरडी वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर आरडी रीन से उसकी पहचान पूछता है और जब रीन उसे बताती है तो आरडी वहाँ से गायब होने लगता है और हमें पता चलता है कि ये तो रीन का बस एक डरावना सपना था। एल्जार्ड ने रीन को पहाड़ी के पीछे बंदी बना के रखा हुआ है। तभी एल्जार्ड वहां आती है जो कि कोई रिचुअल शुरू करने की बात कर रही थी। एल्जार्ड बोलती है कि उसे रीन का खून चाहिए। रीन हैरान थी और पूछती है कि वो इसके बारे में कैसे जानती है। तो एल्जार्ड वहां एक डीमन को समन करती है जिसको रीन भी देख सकती थी। वो बताती है कि ये डीमन कई एविल गॉड्स की स्किन से बना है जिनको पुराने डीमन लॉर्ड बाराटास यानी अपने पिछले जन्म में आरडी ने मारे थे, और रीन का खून वो चाबी है जो एविल गॉड्स को वापस जिंदा कर सकता है। एल्जार्ड उनकी मदद से दुनिया तबाह करना चाहती है क्योंकि ये दुनिया प्यार मोहब्बत भाईचारा से स्ट्रॉबेरी जैसी सॉफ्ट हो गई है। एंड शी डजंट लाइक स्ट्रॉबेरी, शी इज लाइक ओनली चॉकलेट। रीन कहती है कि मेरा आरडी आएगा और तेरी लंका लगाएगा। एल्जार्ड उसकी धमकी को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि आखिर में आरडी है तो इंसान ही, और वो रीन से पूछती है कि क्या आरडी तुम्हारा सच जानता है, जिस पर रीन का चेहरा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हम आरडी को देखते हैं जो रीन को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। जेनी आरडी से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, फिर भी वो उसके साथ रीन को बचाने जाने के लिए अब तक काबिल नहीं है और वो दोस्त बनाने में भी नाकामयाब रही। आरडी उसे परेशान होने से मना करता है और उससे कहता है कि वो रीन और उसके लिए खाना बना के रखे। वे दोनों शाम होने से पहले वापस लौट आएंगे और जाने से पहले वो कहता है कि रीन और वो उसे हमेशा से अपना दोस्त मानते हैं। इसके बाद आरडी वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर रीन को खाने ही जा रहा था। उसके मुंह के अंदर से एक आंख निकलती है जो कि रीन को देखने के बाद कुछ करने ही जा रही थी, पर अचानक वो तेजी से चमककर उसके अगले ही पल वो पूरी तरह राख हो जाता है। हम देखते हैं कि आरडी वहाँ वक्त पर पहुंच गया है और उसने ही इस मॉन्स्टर को मारा है और अब वो एक ही बार में नई स्पेल का यूज करके वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। बस एल्जार्ड ही थी जो उन हमलों से बच गई थी। आरडी रीन को छुड़ा लेता है जिसके बाद वो उसे कस के गले लगा लेती है और यहाँ एल्जार्ड पागल हो चुकी थी क्योंकि उसे काफी वक्त बाद एक वर्दी अपोनेंट मिला है। उसकी हंसी रीन को डरा रही थी, पर आरडी कहता है कि ये छिपकली उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। अब एल्जार्ड आरडी को रीन की सच्चाई बताने लगती है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसकी रगों में एविल गॉड्स का खून बह रहा है। इसीलिए एल्जार्ड उस मॉन्स्टर को रीन का खून पिलाना चाहती थी ताकि उस मॉन्स्टर के अंदर भी एविल गॉड्स की ताकत आ जाए। दूसरी तरफ मेयर की बातों से हमें पता चलता है कि असल में ये लोग रॉयल फैमिली से है जिनको इस नेशन पे राज करना चाहिए, लेकिन इनके अंदर एविल गॉड्स का खून बहता है जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये लोग किसी और के जरिए नेशन पर रूल कर रहे हैं। वैसे आरडी को फर्क नहीं पड़ता कि रीन एविल गॉड है या उनकी वंशज, वो बस इतना जानता है कि रीन काइंड है और उसके लिए बस इतना ही काफी है। इतने में एल्जार्ड उनके ऊपर लाइटनिंग स्पेल से हमला कर देती है, पर आरडी को इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि आरडी की ये छड़ी किसी भी लाइटनिंग अटैक को नलीफाई कर सकती है। अब एल्जार्ड गुस्सा होकर अंधाधुन हमला करने लगती है। वो जैसे ही नीचे आती है आरडी उसे फायर अटैक से जला देता है, पर इससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था जिसका उसे घमंड भी हो रहा था। तो आरडी उसकी ओर छड़ी फेंक कर कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे तबाह नहीं किया जा सकता, और एल्जार्ड उस हमले में कहीं गायब हो जाती है। रीन को लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन लड़ाई तो ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। अब एल्जार्ड अपने ट्रू फॉर्म यानी अपने पीक पर आ चुकी थी।
आरडी चारों ओर बैरियर क्रिएट कर लेता है जो कि रीन को एल्ज़ार्ड के हर एक हमले से बचाएगा। साथ ही आरडी भी अपने स्पेशल अटैक को तैयार कर रहा था जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो कि शील्ड को और भी मजबूत कर देती है और एक चमक के बाद एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। अब उन दोनों की लड़ाई आसमान की ऊंचाइयों में हो रही थी। रीन भरोसा नहीं कर पा रही थी कि आरडी इतना ताकतवर है। यहाँ आरडी अपनी तलवार के दिए इंस्ट्रक्शंस की वजह से एल्ज़ार्ड के हर एक हमले को डॉज कर रहा था और अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करके वो भी एल्ज़ार्ड पे हमला करता है जिसको वो भी आसानी से डॉज कर लेती है और अपनी बातों से आरडी को फुसलाने लगती है। वो कहती है कि रीन और आरडी हमेशा दोस्त नहीं रहेंगे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है जो उसे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं हिचकिचाएगी। आरडी उसकी इन बातों में आने ही लगा था। फिर अचानक रीन आरडी से कहती है कि वो उससे नहीं हार सकता, जिससे आरडी को यकीन हो जाता है कि रीन उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अब आरडी अपनी स्वॉर्ड की सेकंड लेवल को अनलिश करता है जो कि आरडी को पूरी तरह बदल देता है और अब आरडी अपनी पावर की सेकंड फॉर्म में था जो कि एल्ज़ार्ड के हमले को उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। आरडी ने एल्ज़ार्ड की हर एक स्किल को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया था और वो ये भी जान चुका था कि एल्ज़ार्ड आखिर दुनिया को तबाह करना क्यों चाहती है। एल्ज़ार्ड इस दुनिया को इसीलिए तबाह करना चाहती है क्योंकि इस दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था, पर कोई भी कारण हो आरडी उसे इस दुनिया को तबाह नहीं करने दे सकता। अब एल्ज़ार्ड अपने पूरे गुस्से में भरकर अपने सबसे ताकतवर हमले को करती है। आरडी भी अपने सबसे पावरफुल हमले को चार्ज कर रहा था और जब दोनों के पावरफुल अटैक टकराते हैं तो आरडी के सामने एल्ज़ार्ड का कोई लेवल ही नहीं था क्योंकि एल्ज़ार्ड ये नहीं जानती थी और उस हमले में एल्ज़ार्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और इसके बाद आरडी और रीन का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। लेकिन रीन को इसका एहसास हो गया था कि उसे ताकतवर होना होगा ताकि वो आरडी के साथ खड़ी रह सके। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसने हजारों सालों की मेहनत के बाद अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि शायद अब वो लीडिया की बराबरी कर सकती है। लीडिया वही लड़की है जो कभी आरडी की साथी हुआ करती थी और उसकी झलक हमने आरडी की स्वॉर्ड में भी देखी थी। वो लड़की अपनी स्वॉर्ड से डंजन बॉस को बड़े आराम से हरा देती है। इस लड़की का नाम सिल्फिया है जो कि लीडिया को अपनी बड़ी बहन मानती है और उससे आगे निकलना चाहती है। अब इन 1000 सालों के बाद जब सिल्फिया उस गुफा से बाहर निकलती है तो वो इस जगह को पहचान ही नहीं पाई थी क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब यहाँ सिल्फिया एक मिस्टीरियस मैन से टकराती है जो कि 3000 सालों से सिल्फिया के आने का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि सिल्फिया को लग रहा था कि वो बस 3 सालों से उस गुफा में ट्रेनिंग कर रही है। वो इस बात से अनजान थी कि उस गुफा में टाइम अलग तरह से चलता है जो कि वो अपनी इज्जत रखने के लिए उस मिस्टीरियस मैन के सामने मानने से भी इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो तो सिर्फ उसे आजमा रही थी कि वो ये जानता है या नहीं। तो अब मिस्टीरियस मैन वहाँ से जाने लगता है तो सिल्फिया उसका पीछा करती है और उससे उसके बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो डीमन लॉर्ड वोरवोडोस के लिए काम करता है और वो लीडिया को भी जानता है। अब डीमन लॉर्ड के बारे में सुन के वो उसे एग्रेसिवली उसके बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि डीमन लॉर्ड मारा जा चुका है। वो उसे लीडिया के बारे में पूछने वाली थी। उससे पहले वो आदमी बोलता है कि डीमन लॉर्ड मारा जरूर जा चुका है पर उसने अपनी सोल को वापस रीइंकार्नेट किया है और अगर सिल्फिया को लीडिया के बारे में उसकी कंडीशन के बारे में जानना है तो उसे डीमन लॉर्ड के पास जाना होगा जो आरडी बन के मजे काट रहा है। ये सुन सिल्फिया को आरडी पे गुस्सा आ रहा था। अब सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि एकेडमी में 1 मंथ के अंदर स्कूल फेस्टिवल होस्ट होने वाला है जिसमें हर स्टूडेंट अपनी काबिलियत को साबित कर पाएगा। और क्योंकि एकेडमी के 100 ईयर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं तो हेडमास्टर स्वॉर्ड किंग बैटल टूर्नामेंट भी करवाना चाहते हैं जिसके लिए रीन और जेनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन हेडमास्टर बताते हैं कि उन्हें धमकियां मिली हैं कि ये टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए और जिस पर्चे में उन्हें ये धमकी मिली है वो ह्यूमन स्किन से बना हुआ है जो कि लार्स एल गूल के द्वारा आया है और हेडमास्टर इससे अच्छे से वाकिफ हैं कि अगर उन पर हमला हुआ तो बस आरडी ही है जो सबको बचा सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आरडी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले। आरडी अपना जवाब दे पाता उसकी तरफ से रीन और जेनी ही हाँ कर देती है। लेकिन फिर भी एक अकेला आरडी पूरी एकेडमी पर ध्यान देने के लिए काफी नहीं होगा। हेडमास्टर बताते हैं कि ओलिविया एकेडमी से ऐसे बच्चों को छाट रही है जो उनकी मदद कर सकते हैं। अब एकेडमी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए रीन और जेनी डिसाइड करते हैं कि वे लोग डीमन लॉर्ड बारबाडस की कहानी के पर प्ले करेंगे जिससे आरडी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तभी आरडी का नाम चिल्लाते हुए सिल्फिया वहां आ जाती है और उसको देख आरडी हैरानी के मारे उछल पड़ता है। सिल्फिया यहाँ आरडी को पीटने के मकसद से आई थी
पर तभी पीछे से ओलिविया उसको पीटती है और कहती है कि 3000 साल बीतने के बाद भी तुम्हारी हरकतें आज भी बच्चों जैसी है, जिस पर आरडी भी हाँ में सिर हिलाता है, जो कि सिल्फिया नोटिस कर लेती है और आरडी पर चढ़ते हुए पूछती है कि क्या वही डीमन लॉर्ड बारबाडस का रिइंकार्नेशन है और लीडिया और एविल गॉड्स कहाँ गए। आरडी सबके सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए, लेकिन आरडी को ये सवाल भी अंदर ही अंदर सता रहा था कि सिल्फिया को आखिर रिइंकार्नेशन के बारे में कैसे पता, क्योंकि सिल्फिया तो फाइनल बैटल से पहले डंजन में कहीं खो गई थी। और पीछे हम देखते हैं कि ओलिविया मुस्कुरा रही है क्योंकि उसे भी आरडी के डीमन लॉर्ड होने पे शक है। अब जब सिल्फिया को ज्यादा ही करने लगती है तो रिन बीच में आकर उसे डांटती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रिन के अंदर सिल्फिया को लीडिया दिखाई दे रही थी। वो ये देख हैरान थी। वो उसे पूछती है कि वो है कौन, जिस पर रिन बताती है कि वो आरडी की सबसे अच्छी दोस्त है। तो सिल्फिया कहती है कि वो भी उसकी दोस्त बनेगी, जिस पर रिन उसे साफ मना कर देती है। तो सिल्फिया भड़क जाती है। आरडी उसे शांत करने की कोशिश करता है तो सिल्फिया उल्टा ही उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, जिसके लिए ओलिविया भी एग्री हो गई थी। आरडी समझ गया था कि उसका सच सामने लाने के लिए ओलिविया सिल्फिया का इस्तेमाल कर रही है। आरडी ने सोचा था कि वो सिल्फी से ऐसे हारेगा जिससे उसकी इज्जत भी बनी रहे और किसी को उसकी सच्चाई का पता भी न चले, लेकिन ये सिल्फी की 3000 साल की ट्रेनिंग आरडी पर थोड़ी भारी पड़ रही थी। आरडी को भी अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ रहा था। इसी बीच सिल्फी के उकसाने पर आरडी को गुस्सा आ जाता है और वो मौका पाकर सिल्फी की तलवार ही तोड़ देता है। ओलिविया बैटल को बीच में ही रोककर आरडी को विनर घोषित कर देती है, जिससे सिल्फी का माथा सनक जाता है क्योंकि उसकी ये 3000 साल की मेहनत उसकी यहाँ कोई काम ही नहीं आ रही थी। वो अपनी डीमन स्वॉर्ड को समन करती है, जिसकी वजह से आसपास का माहौल भी चेंज होता जा रहा था। आरडी उसे रोकता है पर वो पागल हो चुकी थी। वो आरडी पे हमला करती है, जो कि आरडी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन उस हमले से स्कूल की बिल्डिंग डैमेज हो जाती है। इसके बाद भी सिल्फिया पीछे नहीं हटने वाली थी। ओलिविया भी उसे रोकते हुए कहती है कि अब वो कुछ ज्यादा ही करती जा रही है और सिल्फिया की तलवार से निकल रही पॉइजनस गैस की वजह से स्टूडेंट्स पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा था। तभी रिन बीच में आती है, जो कि सिल्फी को डांटती है। अब क्योंकि सिल्फी रिन के अंदर लीडिया को देखती थी तो वो उसके कहने पर शांत हो जाती है और ये चीज शायद आरडी ने भी नोटिस कर ली थी। अब इस इंसिडेंट के बाद आरडी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को फेस्टिवल की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उन्होंने डीमन लॉर्ड बारोडोस की कहानी पर प्ले करने का डिसाइड किया था। तभी आरडी नोटिस करता है कि यहाँ कोई तो मिसिंग है। तभी बाहर से आवाजें आने लगती है। हम देखते हैं कि ये तो सिल्फी है जो अपने सीनियर से झगड़ा कर रही है। अब रिन के पूछने पर वो उसे बताती है कि इन्होंने उसे बुरा भला कहा था, लेकिन वो लोग अपनी गलती न मानकर कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ सच ही कहा था। ये तीनों असल में नोवल फैमिली से आते हैं, जो कि कॉमनर्स यानी विलेजर्स की इज्जत नहीं करते, इसीलिए ये लोग सिल्फी का मजाक उड़ा रहे थे। तो रिन भी उन्हें सुना देती है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि प्ले के लिए डीमन लॉर्ड का रोल आरडी करेगा और सिल्फी जिद करती है कि लीडिया का रोल रिन को करना चाहिए। और जब एविल गॉड का रोल करने के लिए कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तब सिल्फी सामने आती है एविल गॉड का रोल करने के लिए। पर फेस्टिवल को यादगार बनाने के लिए सिर्फ प्ले ही काफी तो नहीं रहेगा, तो जेनी एडवाइस देती है कि उन्हें मेड कैफे खोलना चाहिए, जो कि ये आइडिया सभी को पसंद भी आता। पर जेनी ने जो ड्रेस फाइनल की थी वो कुछ ज्यादा ही नॉटी थी, जिसको पहनने से सभी लड़कियां मना कर देती हैं। तो जेनी कहती है कि क्या पता आरडी इस ड्रेस में किसी लड़की को देख उस पर लट्टू हो जाए। अब ये सुन सारी लड़कियां अचानक मान जाती हैं। खिड़की से बाहर हम देखते हैं कि एक कौवा उन पे नजर रख रहा है, जिसकी आंखें एक बॉल से कनेक्टेड थी, जो उस मिस्टीरियस मैन के हाथों में था। अब जल्द ही फेस्टिवल का वो दिन भी आ जाता है, जहां आरडी और रिन एंजॉय के साथ पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक धमाका होता है, लेकिन वो सिल्फी निकलती है, जिसको एक बुढ़े पे शक था कि वो एक डीमन है। वो आदमी रोते हुए कहता है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ। तभी ओलिविया वहाँ आती है और वो इस आदमी को जानती थी, क्योंकि ये उसके फेवरेट रेस्टोरेंट का कुक है जो खाना बहुत अच्छा बनाता है। इसके बाद ओलिविया सिल्फिया को पेट्रोलिंग से निकालकर उसे फेस्टिवल एंजॉय करने को भेज देती है। अब वहीं एक पेड़ को देखकर रिन आरडी से कहती है कि जब भी वो इस पेड़ को देखती है उसे अजीब महसूस होता है। आरडी कहता है कि काफी सालों पहले द ग्रेट स्वॉर्ड किंग ने इस पेड़ के नीचे कोई चीज छिपाई थी, जिसके बारे में रॉयल्टी भी नहीं जानती। आरडी इसके बारे में ओलिविया से पूछता है, पर वो इस टॉपिक से अलग हट कहती है कि होने वाला टूर्नामेंट स्वॉर्ड किंग बैटल टूर्नामेंट ही है, जिसमें ओलिविया भी हिस्सा लेगी।
और उसने बिना आरडी से पूछे टूर्नामेंट में आरडी का भी नाम दे दिया है, जिसमें पार्टिसिपेट लेने से आरडी मना कर देता है। पर ओलिविया उसकी टीचर भी थी, जिसके ऑर्डर के चलते उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही होगा। अब इसके बाद आरडी जेनी के द्वारा प्लान किया गया मेड कैफे जाता है। अब इससे पहले आरडी अंदर जाता, सिल्फी दीवार तोड़ते हुए बाहर आ जाती है। वो एक लड़के को खत्म करने वाली थी, क्योंकि वो उसके पीछे टच करने की कोशिश कर रहा था। आरडी उस लड़के को सबक सिखाता है और उस दीवार को भी ठीक कर देता है और सिल्फी को थोड़ा शांत रहने को कहता है। वहाँ कुछ लड़कियाँ आरडी को सर्व करने के लिए खड़ी थी, पर आरडी उन्हें मना कर देता है। तब जेनी बाहर आती है, जो इशारे में आरडी को बताती है कि वो क्या कर सकती है। आरडी चुपचाप अंदर जाके बैठ जाता है और सभी लड़कियां आरडी की सेवा करने को उत्सुक थी। तभी गुस्से से भरी रीन वहां आती है, जो कि सभी को आरडी से दूर रहने को कहती है। तब जेनी बीच में आती है और बोलती है कि वे लोग तो बस अपने मास्टर की सेवा कर रहे हैं। तो रीन भी तुरंत मेड ड्रेस पहन लेती है और सभी को बाहर जाने को कहती है, क्योंकि वो अकेले ही आरडी की सेवा कर सकती है। और ये बात लड़कियों को पसंद नहीं आती। अब उनके बीच लड़ाई न छिड़ जाए, इसीलिए सिल्वी कहती है कि वो सबकी तरफ से आरडी को सर्व करेगी। तो जेनी बोलती है कि तुम कुछ ना ही करो तो ही बेहतर है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि स्वॉर्ड किंग बैटल टूर्नामेंट कल शुरू होने वाला है, जिसमें विजेता को होली स्वॉर्ड की फर्स्ट कॉपी से नवाजा जाएगा। सिल्फी से हमें पता चलता है कि होली स्वॉर्ड लीडिया की तलवार थी और अब उसको पाने के लिए सिल्फी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली है और रिन और जेनी भी इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि उन्हें अपना पुराना लफड़ा भी तो सुलटाना है। अब सीधा सीन टूर्नामेंट वाले दिन आता है, जहां रिन, आरडी, ओलिविया अपने मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंच गए थे और अब बारी जेनी की थी, जिसको ओपोनेंट काफी हट्टा कट्टा मिला था। उसके सामने जेनी टिक नहीं पाती, क्योंकि अभी भी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। आरडी चिल्लाते हुए उसे मोटिवेट करता है कि हार मानने के लिए ये वक्त बहुत जल्दी है। आरडी के मोटिवेट करने से जेनी वापस उठ खड़ी होती है और अपने ओपोनेंट को हरा देती है। तभी एक लड़की रीन और सिल्फी के पास आती है। उन्हें उनकी मेड कैफे में मदद चाहिए थी, जिसके लिए वो दोनों उस लड़की के साथ चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठा के जेनी आरडी को उसके साथ मिस मिस्टर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसके साथ चलने की जिद करती है, पर आरडी का पेट्रोलिंग करना ज्यादा जरूरी था। तो जेनी कहती है कि वहाँ काफी लोग हैं और वहाँ भी पेट्रोलिंग की जरूरत है। अब उसके मासूम चेहरे को देख आरडी मना भी नहीं कर पाता। अब उस कॉन्टेस्ट की भीड़ में आरडी स्पिंसर को वहाँ देखता है। आरडी को लगता है कि स्पिंसर यहाँ जेनी के लिए आया है, पर वो तो आरडी को देखकर ही बुरी तरह डर गया था। हमें पता चलता है कि आरडी के खिलाफ हारने के बाद स्पिंसर ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, जिस कारण वो मोटा भी हो गया है और यहाँ भी वो जेनी के लिए नहीं, लिली नाम की एक लड़की को देखने आया था। स्पिंसर जेनी का कॉन्फिडेंस देखकर बोलता है कि आरडी के साथ रहते रहते जेनी काफी बदल गई है। तभी स्टेज पर जेनी का नाम लिया जाता है कि आरडी के साथ रहते रहते जेनी काफी बदल गई है। स्पिंसर बताता है कि जेनी की फैमिली का काम उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, पर जेनी शुरू से ही किसी काम में अच्छी नहीं थी। स्पिंसर को लगता था कि उसे प्रोटेक्ट करना होगा, पर स्पिंसर की फैमिली अपने से नीचे वालों को कुछ नहीं समझती थी और ऐसा बर्ताव वो स्पिंसर से भी उम्मीद करते थे। हालांकि अब वो बदल गया है और जेनी भी बदल गई है। आरडी स्पिंसर को जेनी से माफी मांगने को कहता है, ताकि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। स्पिंसर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अब इसके थोड़ी देर बाद इस कंपटीशन को जेनी और आरडी जीत जाते हैं। जेनी आरडी को थैंक्स कहती है, तो आरडी बोलता है कि वो इस कंपटीशन को जेनी की खूबसूरती की वजह से जीते हैं और आरडी उसे अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखने को भी कहता है, जो सुन जेनी को खुशी होती है। इसके बाद वो लोग कैफे जाते हैं, जो कि कई सारे कस्टमर से भरा हुआ था और तभी जेनी के हाथ में ये ट्रॉफी देख रीन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो आरडी के साथ उस कंपटीशन में जाने वाली थी। अब इसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां ओलिविया के खिलाफ आरडी को फाइट करनी थी, जिस पल का इंतजार वो काफी वक्त से कर रही थी। मैच के शुरू में ही ओलिविया आरडी पे हावी होने लगती है, जिससे तंग आकर आरडी बैरियर का यूज कर देता है और ओलिविया स्टेडियम से बाहर कहीं जाके गिरती है और मैजिक यूज करने की वजह से आरडी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब अगला मैच जेनी और रीन के बीच में था, जो कि फाइट भी सिर्फ आरडी को पाने के लिए कर रहे थे। यही नहीं, वो तो चिल्ला चिल्लाकर स्टेडियम में बता भी रहे थे, जो देख आरडी एम्बैरेस फील कर रहा था। आखिर में रीन इस मैच को जीत लेती है, यानी अब जेनी को आरडी का पीछा छोड़ना होगा। लेकिन जेनी मना कर देती है और कहती है कि एक मैच उसके लव का डिसीजन नहीं ले सकता। वहीं हम उस मिस्टीरियस मैन को भी देखते हैं, जो कि अपने आप से ही बातें करते हुए बोल रहा था। एक एक्टर अगर अपनी ही स्क्रिप्ट को फॉलो ना कर सके
तो उससे नालायक जहां में कोई नहीं। इसका क्या मतलब है हम नहीं जानते। कुछ देर में उनका प्ले भी शुरू होने वाला था, जिसके लिए रीन बहुत नर्वस थी। आरडी उसे समझाता भी है कि उसे दूसरों के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए प्ले करना है। वो समझ तो गई थी पर नर्वस थी। अब इसके बाद प्ले शुरू होता है और रीन आरडी सब अच्छा कर रहे थे। सारी लड़कियां तो बस आरडी को ही चेयर कर रही थी। वैसे इस प्ले की वजह से आरडी को रियल बैटल की याद आ गई थी, जब आरडी डीमन लॉर्ड बारबाडोस था और अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि पहले लीडिया और वो चार्ज करेंगे और बाकी सब उनके पीछे आएंगे। तो सिल्फी उनके साथ जाने की जिद करने लगती है तो लीडिया उसको डांटती है। तभी एविल गॉड अपने महल से बाहर निकलता है और उन्हें कल दोपहर तक कदम वापस मोड़ने का मौका देता है, वरना कल तो उनकी मौत तय है। अब रात के वक्त सिल्फी आरडी के पास आती है और पूछती है कि क्या वो सच में यूजलेस है। आरडी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस उसकी फिक्र करते हैं। वो बताता है कि लीडिया ही है जो सबसे ज्यादा उसकी फिक्र करती है। यहाँ तक कि लीडिया ने तो अपने बाद सिल्फी को अपनी पोजीशन देने को चुना हुआ है। तो लीडिया कहती है कि इसीलिए तो वो उनके साथ लड़के अपने आप को साबित करना चाहती है, पर वो बार बार उसे डांट देती है। तो आरडी उसे एक मौका देता है कि वो आगे कुछ भी कर सकती है, जिसकी जिम्मेदारी वो लेगा और लीडिया भी उसे कुछ नहीं कहेगी। अब अगले दिन एविल गॉड उनको वहीं खड़ा देख अपने सबसे ताकतवर हमले से एक ही बार में बैटल को खत्म करने वाला था, पर अचानक उसके नीचे एक स्पेल एक्टिवेट होता है और वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं, जिसमें एविल गॉड का भी ध्यान भटक गया था। इस मौके का फायदा उठाकर लीडिया उसे खत्म कर देती है। असल में ये ट्रैप सिल्फी ने रात में ही बिछा दिए थे, जो कि उसने अच्छा काम तो किया था, पर नादान लड़की उसे ये पता नहीं कि उसने ट्रैप कहाँ कहाँ बिछाए थे, जिस कारण आरडी की आर्मी भी घायल होती है। वो सेल्फी के कस के घूसा देता है। अब क्योंकि सेल्फी के हिसाब से उसने अच्छा काम किया था, फिर भी कोई उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इसीलिए वो रोते हुए वापस जा रही थी। लीडिया उन दोनों को शांत करती है और सिल्फी के काम की तारीफ करती है, क्योंकि आज उसकी वजह से वॉर में किसी की जान नहीं गई थी और वो इतनी जरूरी बैटल भी जीत गए। पर वो ये भी कहती है कि उसे अपने साथियों की भी हेल्प लेनी चाहिए। अब सीन रियलिटी में आता है, जहाँ प्ले अब तक खत्म हो चुका था, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आता है। तभी अचानक सिल्फी वहाँ लीडिया को देखती है, पर उसके पीछे जाने पर वो लड़की कोई और ही थी। तभी वहाँ पर उसे वही मिस्टीरियस मैन मिलता है। प्ले के बाद जेनी और आरडी हॉल के बाहर सिल्फी का वेट कर रहे थे। वहीं जेनी को लगता है कि सिल्फी आरडी को पसंद करने लगी है, क्योंकि प्ले के बाद से ही उसका बर्ताव चेंज हो गया है। जेनी को लगता है कि आज तो सिल्फी आरडी को प्रपोज कर देगी। तभी सिल्फी आरडी के पास आती है और कहती है कि आज का मैच तो वही जीतेगी, और मैच को जीतने के बाद वो उसे उस पेड़ के पास मिलने को कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जेनी वापस अपनी बात को दोहराती है कि सिल्फी आरडी को प्रपोज करने वाली है। फाइनल मैच रीन और सिल्फी के बीच में था, जिसको सिल्फी एक झटके में ही जीत जाती है। आरडी को सिल्फी का बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था। अब शाम के वक्त हॉली स्वॉर्ड के साथ सिल्फी पेड़ के नीचे आरडी का वेट कर रही थी और वहीं जेनी और रेन छिप के ये सब देख रहे थे। तभी आरडी भी वहां आ जाता है और उसे पता चलता है कि सिल्फी ने उसे यहाँ उसको मारने के मकसद से बुलाया है। हमें पता चलता है कि विनर प्राइज में सिल्फी को ये जो तलवार मिली है वो असल में कॉपी न होकर लीडिया की असली हॉली स्वॉर्ड थी, और पुराने स्वॉर्ड किंग ने इस पेड़ के नीचे इस तलवार की स्पिरिट को ही कैद किया था, जिसको आज सिल्फी ने आजाद कर दिया है। इसके बाद सिल्फी डीमन स्वॉर्ड और हॉली स्वॉर्ड को एक साथ यूज करके आरडी पे हमला करती है। आरडी सिल्फी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर 3000 साल की ट्रेनिंग के बाद अब सिल्फी भी उड़ सकती है और वो उड़ते हुए आरडी का पीछा करने लगती है। तो वहीं रीन और जेनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा है। इधर हम उस मिस्टीरियस मैन को भी देखते हैं, जो कि इस बैटल के मजे ले रहा था। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सिल्फी उस आदमी से पूछ रही थी कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि आरडी ही रीइंकार्नेटेड डीमन लॉर्ड है, क्योंकि उसे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो वो मिस्टीरियस मैन उसे एक मेमोरी दिखाता है, जिसमें डीमन लॉर्ड वारोडोस ने ही लीडिया को मारा था। यानी सिल्फी जिसको ढूंढ रही है वो जिंदा ही नहीं है, इसीलिए सिल्फी आरडी को मारने उसके पीछे पड़ी हुई है। आखिर में सिल्फी आरडी को घायल करके उसे नीचे गिरा देती है। उसे लग रहा था कि उसने डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया है, पर लीडिया के बिना उसकी ये जीत किसी काम की नहीं, इसीलिए वो अपनी डीमन स्वॉर्ड से पूरी दुनिया खत्म करने जा रही थी। तभी रीन वहाँ आकर उसे रोकती है, लेकिन इस बार वो उसकी भी बात नहीं सुन रही थी। उल्टा वो उस पे हमला कर देती है, जिसको रीन ने अपनी प्रोटेक्शन वॉल से रोक लिया था। जेनी बीच में आकर रीन की मदद करती है, लेकिन उसके हमले सिल्फी के मुकाबले काफी कमजोर थे और वो उसे अपनी एक किक से ही दूर कर देती है। अब ये देख रीन उसे आखिरी वार्निंग देती है, वरना अब उसे उसके ऊपर स्ट्रिक्ट होना होगा। लेकिन इससे भी सिल्फी को कोई फर्क नहीं पड़ता
और वो उसे मारने वापस आगे बढ़ती है। पर तभी आरडी अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसका ये रूप देख सिल्फी का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो अपनी दोनों स्वॉर्ड से आरडी पर हमला करने आती है, जिससे आरडी बच तो रहा था, पर उसे ये भी एहसास होता है कि उसका मैजिक कैंसिलेशन सिल्फी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। अब आरडी के पास अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। तभी अचानक वहाँ लीडिया की आवाज आती है और दोनों ही रुक जाते हैं। फिर वहाँ वही मास्क मैन आता है, जो कि सिल्फी को गिरा देता है और कहता है कि वो उसके किसी काम नहीं आई। हमें पता चलता है कि ये आदमी रीन को सैक्रिफाइस करके अपने गॉड को वापस रिवाइव करना चाहता था, पर सिल्फी रीन को मार ही नहीं पाई क्योंकि आरडी उनके रास्ते का कारण बन रहा था। तो अब वही दोनों तलवार उठा के आरडी को मारने आता है, लेकिन वो काफी स्लो था और आरडी उसके एक हाथ को ही काट देता है, जिसके बाद वो डीमन स्वॉर्ड का यूज करके पूरी सिटी को ही खत्म करने वाला था। पर अचानक उसे झटका लगता है क्योंकि हॉली स्वॉर्ड को सिर्फ होली स्वॉर्ड के द्वारा चुने गए लोग ही यूज कर सकते हैं, और अब आरडी अपनी स्वॉर्ड से उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद सिर्फ उसका मास्क ही बचा था। अब जब आरडी लीडिया की स्वॉर्ड उठाने जाता है, तभी उसकी तलवार से लीडिया की स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर आती है और वो सिल्फी को समझाती है कि उसके साथ जो भी हुआ था उसमें डीमन लॉर्ड का कोई दोष नहीं था, इसीलिए वो उसे सब कुछ भूल अपनी लाइफ को उसे जीने को कहती है, और जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा वो दोनों वापस मिल जाएंगे। इसके बाद लीडिया वापस आरडी की तलवार में चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एकेडमी के सभी बच्चों को कहीं लेके जाया जा रहा है। समय काटने के लिए वो लोग कार्ड्स खेल रहे थे, जिसमें जेनी बार बार हारे जा रही थी, जो देख उसे रोना और गुस्सा दोनों आ रहा था। तभी अचानक समय रुक जाता है, पर आरडी की पलटन पर इसका असर नहीं हुआ था। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाते, वो लोग एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां उनके सामने एक बच्चा आता है जो अपने आप को भगवान बता रहा था और गॉड को इनसे मदद चाहिए थी। वो बताते हैं कि इनके दुनिया जैसी ब्रह्मांड में काफी सारी दुनिया है जो कि डीमन लॉर्ड नाम के शख्स की वजह से खतरे में है। अब आरडी यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो वही डीमन लॉर्ड है। गॉड आरडी को डीमन लॉर्ड को खत्म करने को कहता है। अब इससे पहले वो कुछ सवाल कर पाते, उन्हें दूसरी टाइमलाइन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। आरडी देखता है कि आसमान में तो 2 चांद निकले हुए हैं जो कि काफी सालों पहले एग्जिस्ट किया करता था, और वक्त के साथ उनमें से एक किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो गया था। आरडी लड़कियों को बताता है कि वह लोग डीमन लॉर्ड बारबाडोस की धरती पर हैं, जो सुन वो लड़कियां डर जाती है। आरडी कहता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड से मिलना होगा और गॉड की कही बातों को पूरा करना होगा, जिसके बाद शायद वो लोग अपने टाइम में वापस जा सके। तभी अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि एक लड़की के पीछे एक बड़ा सा बिच्छू पड़ गया है, जिसका कद उनके टाइम में काफी छोटा है। आरडी उस लड़की की मदद करने जाता है और अपने पावरफुल स्पेल से उस बिच्छू को खत्म कर देता है। उस धमाके में लड़की को चोट ना आए, आरडी ने प्रोटेक्शन वॉल का भी यूज किया था। उसी वक्त उस टाइम की ओलिविया वहां आ जाती है और आरडी को थैंक्स कहती है। अब क्योंकि उनके फेस रिएक्शन से ओलिविया समझ गई थी ये लोग उसे जानते हैं, जो कि उसे काफी स्ट्रेंज लगता है। वो स्लीप मैजिक का यूज करती है, जिससे रिन और जेनी तो बेहोश हो जाते हैं, पर आरडी पर उसका कोई असर नहीं हुआ था, जो देख ओलिविया उससे इम्प्रेस होती है और उन्हें अपने साथ किंगडम ले आती है। जेनी रिन पुराने टाइम की किंगडम को देख काफी हैरान थे। तभी ओलिविया वहां आती है और आरडी को साफ साफ उनकी आर्मी ज्वाइन करने को कहती है। वो देख सकती है कि आरडी के अंदर कितना पोटेंशियल है। आरडी भी मान गया था क्योंकि ऐसा करने से वो डीमन लॉर्ड बारबाडोस से मिल पाएगा, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो अपनी 2 शर्तें बता देता है, जो कि अगर पूरी होगी तो ही वो ज्वाइन करेगा। पहली शर्त थी कि रिन और जेनी भी उसके साथ ज्वाइन करेंगे और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी होगी। ओलिविया मान जाती है और उससे उसकी दूसरी शर्त के बारे में पूछती है। अब आरडी की दूसरी शर्त सुनने के बाद ओलिविया निराश हो जाती है क्योंकि आरडी जनरल वेडा के अंडर काम करना चाहता था और ओलिविया को लगता है कि आरडी से बेटर प्लेस डिजर्व करता है। लेकिन ओलिविया आरडी जैसे टैलेंट को भी खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसकी ये शर्त भी मान लेती है। जिसके बाद हम उन तीनों को वेडा रिसर्च सेंटर के बाहर देखते हैं। आरडी कहता है कि वॉर के दौरान ये जगह सबसे सेफ है और उसी वक्त वो रिसर्च सेंटर ब्लास्ट हो जाता है, जो कि वेडा के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। और वेडा की यूं बच्चों जैसी हरकतें देख जेनी और रीन उसको पहचान नहीं पाती, और जब वो उन्हें बताती है तो वो यकीन भी नहीं कर पाती क्योंकि वेडा की जो तस्वीर उनके पास थी उससे वो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। खैर वेडा अपने मैजिक से रिसर्च सेंटर को वापस बना देती है और उनसे पूछती है कि वो उसके अंडर ही क्यों काम करना चाहते हैं। वेडा इतनी समझदार तो थी कि वो समझ चुकी थी कि उनका कोई अलग कारण है। आरडी उसे साफ बता देता है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं। ये सुन वेडा एक्साइटेड हो जाती है और अंदाजा लगाती है कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए ताकि वे लोग अपने टाइम में वापस जा सके।
अब इसके बदले वेडा ने भी एक शर्त रखी थी, जो कि वो बताने जा ही रही थी कि तभी इस टाइम की सिल्फी वहाँ दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है और वेडा को पकड़ने लगती है, जो कि उसके हाथ नहीं आती। तो सिल्फी लीडिया को बुला लेती है, जिसको देख आर्डी दंग रह जाता है। वहीं रीन और जेनी खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी लेजेंडरी वॉरियर को देखा था। लीडिया वेडा को पकड़ लेती है और उसे धमकाती है क्योंकि उसने वेडा से अपनी फोर्स के लिए कुछ लोग मांगे थे, जो कि उसने अभी तक नहीं दिए हैं, और अब पेनल्टी के बदले वो उससे ज्यादा लोगों की डिमांड करती है। वेडा उसे शांत करती है और इन तीनों को अपने साथ ले जाने को कहती है, पर जेनी को देख लीडिया के इरादे कुछ और ही लग रहे थे। वो जेनी को आज रात उसके कमरे में आने को कहती है। जेनी नादान थी, वो लीडिया के इशारे समझ नहीं पाती, जिसका फायदा उठाकर वो उसके काफी करीब आने लगती है। अब इससे आगे कुछ हो पाता, आर्डी उन्हें अलग कर देता है। इस वजह से लीडिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसके रोमांस के बीच आ रहा है। अब आर्डी की जबान कैची जैसी तेज चलती देख लीडिया उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, जिसको आर्डी एक्सेप्ट भी करता है। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और आर्डी उसके हर एक पंच को इजीली ब्लॉक कर पा रहा था। तो लीडिया चालाकी दिखाती है और आर्डी की आंखों में मिट्टी डाल देती है, जिस कारण आर्डी कुछ देख नहीं पाता और लीडिया उसके एक लात और एक पावरफुल पंच मारती है, जो कि इतना ताकतवर था कि आर्डी एक चट्टान से जाके टकराता है। ये देख आर्डी इम्प्रेस हो जाता है कि लीडिया बिल्कुल नहीं बदली। आर्डी उठकर उसे पंच मारने जाता है, पर लीडिया बचकर उसके ही घूसा मार देती है। लेकिन आर्डी भी अपने आप को संभाल कर उसको एक लात खींच के मारता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं और उनकी ये फाइट शाम तक चलती जाती है, जिसके आखिर में उनकी थकान ही उन्हें रोकती है। अब लेटे लेटे लीडिया आर्डी से बोलती है कि वो ताकतवर है और आर्डी कहता है कि वो पहले से कमजोर हो गई है। फिर वो दोनों एक दूसरे की ऑमलेट जैसी शक्ल का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब जब आर्डी वहाँ से जा रहा था, तभी लीडिया उससे पूछती है उसके जैसा पावरफुल व्यक्ति वेडा के अंडर काम क्यों कर रहा है। वो समझती है कि उसके ये डिसीजन का कोई कारण होगा, फिर भी वो उसे उसकी फोर्स ज्वाइन करने को कहती है क्योंकि आर्डी जैसे काबिल योद्धा की जगह फ्रंट लाइन पर है। आर्डी मान जाता है, लेकिन वो बारबाडोस से मिलने की शर्त भी रखता है। लीडिया को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर पहले आर्डी को उनका भरोसा जीतना होगा और लीडिया आर्डी का सिर सहलाकर वहां से चली जाती है और आर्डी वहीं खड़ा होकर कहीं खो गया था। दूसरी तरफ जेनी नहा रही थी, तभी वहाँ लीडिया आती है जो जेनी को छेड़ने लगती है। ये लोग लीडिया के महल में थे जहाँ आर्डी कुछ सोच रहा था। तभी लीडिया की सेवक लातिमा वहाँ आती है। वो कहती है कि आप लोग लीडिया के खास दोस्त हैं, तो आप बिना कोई परेशानी के यहाँ रह सकते हैं। आर्डी को अब गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि उसने लीडिया को पंच किया था और जबकि वो उसके साथ कितनी अच्छी है। तभी वहाँ उसे जेनी की अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद आर्डी का माइंडसेट वापस लीडिया के लिए बदल जाता है। खैर इसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां आर्डी जेनी रीन मेडिकल इक्विपमेंट फोर्स में थे, यानी फ्रंट लाइन से काफी दूर, जिसका मतलब है कि उन पे हमला होने का खतरा काफी कम रहेगा। वैसे आर्डी याद करता है कि ये वही वक्त है जब आर्डी अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था। लीडिया दुश्मनों के काफी महलों को तबाह कर देती है और इस बैटल में उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता। लीडिया अपनी फोर्स के साथ जंग शुरू कर देती है, जिसमें सिल्फी सभी का बहादुरी से सामना कर रही थी। यहाँ वेडा की फोर्स का काम था घायल सिपाहियों को मेडिकल ट्रीटमेंट देना और वेडा की रिसर्च के लिए चीजों को इकट्ठा करना, जिसमें जेनी और रीन उनकी हेल्प कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ बिजली गिरने लगती है। ये काम दुश्मनों के जनरल बलगन का था। आर्डी को अब एहसास होता है कि ये जगह उतनी भी सेफ नहीं जितना उसने सोचा था, पर अभी उसके पास मौका है बारबाडोस को इम्प्रेस करने का। यहाँ लीडिया और सिल्फी दुश्मनों के मेन किले तक पहुँच गई थी, पर अब तक उन पे सामने से हमला नहीं हुआ था। तभी एक सिपाही लीडिया को आकर बताता है कि वेडा की सेना पर बलगन ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया है और वहीं हम देखते हैं कि आर्डी ने अपने स्पेल से बलगन की भुर्जी बना दी है, जो देख सिल्फी और लीडिया को भी यकीन नहीं होता। आर्डी कहता है कि वो कोई खास ताकतवर नहीं था। अब इस इंसिडेंट के बाद लीडिया वाकई आर्डी से इम्प्रेस हो गई थी और अब वो उसे बारबाडोस से मिलवाने ले जा रही है। जेनी और रीन बारबाडोस के बनाए कैसल की खूबसूरती देख उसकी तारीफें कर रही थी, जो सुन आर्डी का सीना चौड़ा हो जाता है। आखिर उसने ही तो ये अपनी पसंद से बनवाया था। तभी सिल्फी कहती है कि कुछ खास नहीं है, इससे अच्छा तो लीडिया का महल है, जो सुन आर्डी का मुंह बन जाता है। तभी अचानक उन पे हमला होता है, जिसको आर्डी प्रोटेक्शन वॉल से ब्लॉक कर देता है। ये हमला एल्बार्डो ने किया था, जो बारबाडोस के 4 जनरल में से एक है और एल्बार्डो बस आर्डी की क्षमता को आजमा रहा था।
पर उसका ये तरीका लीडिया को पसंद नहीं आता। तभी वहाँ वारोडोस आते हैं, जिनका चार्म देखकर तो जेनी उन पर फिसल ही गई थी। वारोडोस एल्बार्डो की हरकतों पर उसे डांटता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि उसे इन लोगों से कुछ अकेले में बात करनी है, जिसके बाद एल्बार्डो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। यह आज पहली बार था जब आरडी अपने आप को ही देखकर जेलस हो रहा था। तभी लड़कियां वारोडोस को डीमन लॉर्ड कहकर उसकी तारीफ करने लगती हैं, जो सुन वारोडोस कंफ्यूज हो जाता है। आरडी बात को संभालता है और उन दोनों की तरफ से माफी मांगता है कि ये दोनों बेचारे उसे डीमन लॉर्ड समझ रहे हैं। असल में इस टाइमलाइन में कोई और ही डीमन लॉर्ड है। और ये देख आरडी भी सोच में पड़ गया था कि अगर वो डीमन लॉर्ड नहीं है तो डीमन लॉर्ड है कौन। वो ये सारी बात वेडा के साथ डिस्कस करते हैं। वेडा को लगता है कि उन दोनों की हिस्ट्री एक दूसरे से अलग है। अब आरडी के आगे गॉड की कही वो सारी बातें साफ होने लगती हैं कि गॉड ने उसे इस टाइमलाइन में खुद को मारने के लिए नहीं, डीमन लॉर्ड को मारने के लिए कहा है, और यही तरीका है जिससे वो अपने टाइम में वापस जा सकते हैं। पर सवाल उठता है कि वो है कौन, कहाँ है, और वो लोग उसे पहचानेंगे कैसे। जेनी को लगता है कि उन्हें वारोडोस से मदद लेनी चाहिए, पर वेडा का कहना था कि उन्हें वारोडोस से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब कोई अनजान शख्स अचानक सामने आया था और वे लोग उसका मकसद भी नहीं जानते थे। वारोडोस तक उसके सामने टिक नहीं पाए थे। शायद वही वो डीमन लॉर्ड है जिसको ये लोग ढूंढ रहे हैं। जेनी कहती है कि उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में उन्हें किंग को यानी वारोडोस को बता देना चाहिए, शायद इससे वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। आरडी को भी ये बात ठीक लगती है, पर उससे पहले उन्हें किंग का भरोसा जीतना होगा। तभी भगे भगे लीडिया वहाँ आती है और आरडी समझ गया था कि वक्त आ गया है। लीडिया थोड़ी हैरान थी कि आरडी उसके एक कहने पर ही आ गया। शायद वो समझ भी गई थी कि आरडी वारोडोस को इम्प्रेस करना चाहता है। वैसे वो आरडी के डिसीजन को अप्रिशिएट करती है कि उसने रीन और जेनी को वहीं छोड़ के अच्छा फैसला लिया, क्योंकि आज उनका सामना कर्स किंग मोल्वियस से होने वाला है। आरडी ये नाम सुनकर कांप जाता है। सिल्फी बताती है कि मोल्वियस बहुत ताकतवर है। जैसे मेज को 7 रैंक्स में बांटा गया है, उसी तरह डीमंस को भी 7 रैंक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मोल्वियस सबसे टॉप पर आता है। असल में मोल्वियस ही वो था जिसकी वजह से आरडी को अपने पिछले जन्म में अपने हाथों से लीडिया को मारना पड़ा था। तभी लीडिया आरडी से पूछती है कि वो घबराया हुआ लग रहा है। आरडी कहता है कि वो ये नाम सुनकर हिल गया था। वैसे लीडिया को भी कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। तभी उनके सामने मोल्वियस की स्केलेटन सेना आ जाती है। सिल्फी जोश में उनको मारने तो जा रही थी, पर आरडी अपने एक स्पेल से ही पूरी सेना को एक ही बार में खत्म कर देता है। वो मन में कहता है कि वो हिस्ट्री को वापस रिपीट नहीं होने देगा। तभी उन लोगों को कई सारे लोगों की जलने की आवाजें आती हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मोल्वियस की डीमन सेना आग में झुलस रही थी। वे लोग कुछ समझ पाते तभी सामने से मोल्वियस की गर्दन उनके कदमों में आके गिरती है। अंदर से लोहे का कवच पहने हुए एक शख्स बाहर आता है जिसने मोल्वियस को मारा था। असल में यही इस दुनिया का डीमन लॉर्ड है, जिसका मकसद इस दुनिया को खत्म करना है। वो वारोडोस के साथ जंग का ऐलान कर देता है, जिसको लीडिया एक्सेप्ट भी करती है। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहां ये लोग डीमन लॉर्ड और वॉर के ऊपर डिसीजंस ले रहे थे। तभी कुछ लोग इन तीनों को इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन से बाहर रखने को कहते हैं, क्योंकि ये लोग दरबार का हिस्सा नहीं है। वारोडोस कहते हैं कि आरडी ने उनकी काफी हेल्प की है, बल्कि आरडी की वजह से ही वो लोग बलगन को पकड़ पाए हैं, जिसको पकड़ने की कोशिश उनकी सेना कब से कर रही थी। वारोडोस वॉर को सीरियसली लेने को कहते हैं और बोलते हैं कि उनके हमला करने से पहले उन्हें ही अपनी पूरी पावर के साथ उन पर अटैक करना होगा। एक ओर से वारोडोस अपने चारों जनरल्स को मैदान में उतरने को कह रहे थे। तभी आरडी पूछता है कि डीमन लॉर्ड के हिसाब से वो अमर है, तो वारोडोस इसका क्या करने वाले हैं। वारोडोस कहते हैं कि वो डीमन लॉर्ड का एक सीक्रेट जानते हैं, इसीलिए वे लोग उनके महल पर हमला करेंगे। इसके बाद अगले दिन आरडी लातिमा से लीडिया के बारे में पूछता है। वो बताती है कि लीडिया अपनी फोर्स को कमांड देने गई है। अब लातिमा के जाने के बाद आरडी सोच रहा था कि उसने लीडिया को तो बचा लिया है, पर अब डीमन लॉर्ड का क्या किया जाए। तभी अचानक आरडी कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हम देखते हैं कि यहाँ तो वाकई में डीमन लॉर्ड आ गया है और वो तकदीर, लीडिया और हिस्ट्री चेंज करने जैसी अजीब बातें कर रहा था। वो कहता है कि लीडिया अपनी तकदीर तक पहुँच के रहेगी। आरडी उससे पूछता है कि क्या वो दूसरे टाइमलाइन से आया है। वो कहता है कि तुम्हें शीशे के सामने मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आरडी उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था, तो वो अपने मुकुट को उतार देता है और हम देखते हैं कि वो भी आरडी ही है, मगर किसी और टाइमलाइन से। आरडी उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। वो बताता है कि जिस तरह आरडी इस टाइम में आया है, उसी तरह गॉड ने भी उसे इस टाइम में भेजा था, वो भी एक मिशन के साथ। पर ब्लैक आरडी का बस एक ही मकसद है
वो है लीडिया को बचाना। और अगर आरडी भी लीडिया को बचाना चाहता है तो वो उसका साथ दे। अब ब्लैक आरडी का साथ देने से पहले आरडी को 2 सवालों के जवाब चाहिए थे, जिसमें वो पहला सवाल ये करता है कि क्या उसने ये सब वारोडोस को बताया है। ब्लैक कहता है कि लीडिया को मारने के उस डिसीजन के बाद से ही वो अपने आप से ही नफरत करता है। हमें पता चलता है कि मॉर्बियस ने लीडिया की बॉडी को करप्ट कर दिया था, जिस कारण वो सभी के लिए बड़ा खतरा बन गई थी। इसीलिए मजबूरन आरडी को लीडिया को मारना पड़ा था। आरडी दूसरा सवाल करता है कि उसने इसी टाइमलाइन को ही क्यों चुना। ब्लैक उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ खुद नहीं आया है, उसे भी गॉड ने उसकी ही तरह यहाँ भेजा है। और वो बताता है कि गॉड ने उसको इस दुनिया को खत्म करने का काम दिया था। इस बात पर आरडी यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लीडिया को बचाना, दुनिया को खत्म करना दोनों ही अलग अलग काम है। ब्लैक ज्यादा कुछ नहीं बताता, वो बस कहता है कि अगर वो भी लीडिया को बचाना चाहता है तो उसका साथ दे। आरडी उसका साथ देने में हिचकिचा रहा था। ये देख ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो आरडी का कॉलर पकड़कर उसे बताता है कि जब उसे अपनी टाइमलाइन में लीडिया को मारने का डिसीजन लेना पड़ा था, उसको लेकर वो डिप्रेशन में चला गया था। यहाँ तक कि उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की, पर यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था और उसका पुनर्जन्म आरडी के रूप में हो गया। लेकिन अब तक उसने लीडिया को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो उसे बचाने के लिए हर हद को पार कर देगा। अब उसकी बातें सुनने के बाद आरडी उसका साथ देने को तैयार हो ही गया था, पर अचानक उसे लीडिया की आवाज आती है और वो फिर रुक जाता है। ये देख ब्लैक उसे कुछ वक्त का टाइम देता है और बैटल से पहले उसे पहाड़ी के पीछे मिलने को कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जब लातिमा आरडी को ब्रेकफास्ट के लिए लेके जा रही थी, तब आरडी लातिमा से पूछता है अगर उसे अपनी जान देकर लीडिया को बचाना पड़े तो वो क्या करेगी। लातिमा लीडिया के साथ काफी वक्त से है और लीडिया ने उसके लिए काफी कुछ किया भी है, तो अगर उसे मौका मिले तो वो अपनी जान देकर भी लीडिया को बचाएगी। ब्रेकफास्ट के दौरान आरडी का लटका चेहरा देख रिन और जेनी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी लीडिया आरडी को अपने साथ मार्केट ले आती है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और बाजार में लड़कियां छेड़ने लगती है। वो आरडी को भी लड़कियों के साथ एंजॉय करने को कहती है, पर आरडी मना कर उसकी बेइज्जती करता है, जिसको सुन लीडिया गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच घूंसेबारी शुरू हो जाती है। और जब वो लोग थक कर लेट जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि लीडिया ने ये सब जानबूझ के किया था ताकि आरडी का मूड अच्छा हो सके। आरडी लीडिया से एक सवाल करता है कि अगर उसे अपने किसी चाहने वाले को बचाने के लिए सब कुछ खत्म करना पड़े तब वो क्या करेगी। इसका जवाब देने के लिए लीडिया उसे अपने साथ एक जगह लेकर आती है जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया था। तभी उस खंडर जगह से कई सारी डीमन स्पिरिट बाहर आने लगती हैं और लीडिया को कोसने लगती है, क्योंकि उसने ही उनके पूरे गांव को तबाह किया था, जो सुन आरडी को बुरा लगता है। लीडिया आरडी को बताती है कि ये भी कभी खुशहाल डीमंस का गांव हुआ करता था, पर वॉर के चलते उन्हें जमीन पे कब्जा करना पड़ा। यहाँ के रक्षकों को मारना काफी आसान था। उन्होंने कब्जा तो यहाँ पे कर लिया, पर यहाँ पे रहने वाले मामूली डीमंस नागरिक, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और रात के अंधेरे में उन पे अटैक करने लगे, जिस कारण मजबूरी में आकर उन्हें सभी को मारना पड़ा, जिसके लिए लीडिया आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। वो आरडी को ये भी बताती है कि उसे बैटल फील्ड में शहीद होना है। अगर उसकी मौत होगी तो वो ऐसी मौत चाहती है। और बात रही आरडी के सवाल की, तो वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे बचाने के लिए अपना कोई कुर्बान हो, जिसके आगे आरडी कुछ कह ही नहीं पाता। लीडिया आरडी से प्रॉमिस लेती है कि जब उसका इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आएगा तब आरडी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसको सुन आरडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद जब वे लोग वापस अपने घर आते हैं तो रिन और जेनी गुस्से में वहां खड़ी थी। तब उन दोनों को खुश करने के लिए लीडिया उन दोनों को हेयर पिन्स देती है। अब इसके बाद सीन कट होकर सीधा डीमन लॉर्ड के खिलाफ वॉर का आ जाता है। यहाँ वारोडोस के चारों जनरल अपनी पूरी ताकत से डीमन लॉर्ड की बड़ी सेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आरडी ब्लैक आरडी से उसकी कहीं जगह पर मिलने गया था, जहाँ वो उसे साफ मना कर देता है कि वो उसका साथ नहीं देगा। ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और आरडी के ऊपर हमला कर देता है। आरडी भी उससे बचकर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं था। आरडी उसे कांच के गोले में कैद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उससे भी आजाद हो जाता है और आरडी से पूछता है कि उसे कैसे शक नहीं हुआ कि उसने उसे यहीं क्यों बुलाया है। अचानक आरडी की बत्ती जलती है और उसे रियलाइज होता है। वहीं दूसरी तरफ आरडी ने जेनी और रिन को महल में अकेला ही छोड़ दिया था। तभी वहाँ पर लातिमा आती है, जो कि बताती है कि आरडी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया है।
ये सुन वो दोनों खुश हो जाते हैं। वे लोग भागते हुए जंगल के रास्ते आरडी के पास जा रहे थे। रास्ते में लातिमा उन्हें बताती है कि आरडी ने उसे जेनी और रीन को डीमन लॉर्ड के महल पहुंचाने को कहा है, क्योंकि आरडी को लगता है कि डीमन लॉर्ड ने अपनी बॉडी और सोल को सेपरेशन टेक्निक से अलग कर दिया है और किसी जीवित चीज को मारने के लिए उसकी बॉडी और सोल पर दोनों पे हमला करना होता है। मगर इस केस में डीमन लॉर्ड की बॉडी उसके सोल से अलग है, यानी इस वक्त उसे कोई नहीं मार सकता। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त वो इमोर्टल बीइंग बन गया है। लेकिन इस तकनीक की कुछ खामियां भी हैं, जो लातिमा उन्हें बताती है कि इसमें सोल को बॉडी से ज्यादा दूर नहीं रखा जा सकता, और दूसरा कि अगर उसी चीज को तबाह कर दिया जाए जिसमें सोल को कैद किया गया है तो उसी पल से वो शख्स अमर नहीं रहेगा, यानी उसको मारा जा सकता है। आरडी को लगता है कि ब्लैक ने अपनी सोल को महल में ही कहीं छिपाया होगा। उसको ढूंढकर तबाह करने का काम उसने रिन और जेनी को दिया है। लातिमा उन दोनों को एक खुफिया रास्ते से लेके जा रही थी जो सीधा महल तक जाता है। आरडी का दिया इतना बड़ा काम करने में रिन को घबराहट हो रही थी, तो जेनी उसकी बॉडी को टच करके बोलती है कि अगर आरडी को पता चलेगा कि वक्त आने पर वो लोग कमजोर पड़ गए थे तो आरडी को कैसा लगेगा। ये सुन रिन जोश में आ जाती है और वे लोग निकल पड़ते हैं डीमन लॉर्ड की सोल को तबाह करने के लिए। मगर तभी उन लोगों पर डीमंस का हमला होता है, जिससे लातिमा उन दोनों को बचा लेती है और दोनों को जल्दी महल जाने को कहती है। थोड़ी देर बाद वे दोनों उस क्रिस्टल तक पहुंच गए थे और उसको तबाह करने ही वाले थे, पर अचानक उन दोनों के नीचे एक स्पेल कास्ट होता है और वे लोग एक लकड़ी के पिलर से बंध जाते हैं। और इसके पीछे जो था वो असल में लातिमा थी, और ये सब ब्लैक अपने मैजिक के जरिए आरडी को दिखा रहा था। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो इन दोनों को बचाना चाहता है तो वो उसका साथ दे। आरडी शुरू में तो घबरा गया था, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि ब्लैक इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिस तरह आरडी ने रिन और जेनी के साथ अच्छा वक्त बिताया है, वैसे ही अपने टाइमलाइन में ब्लैक का भी इन दोनों के साथ अच्छा बॉन्ड रहा होगा। भले ही गुस्से में ब्लैक को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर वो ये भी कहता है कि वो भले ही इन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन जल्द ही वारोडोस की सेना महल पहुंच जाएगी, जिसके बाद वे लोग उनके साथ क्या करेंगे वो खुद नहीं जानता। इसीलिए वो उसे एक आखिरी मौका और देता है। अगर वो लड़कियों को बचाना चाहता है तो वो उसके मकसद में उसका साथ दे। यहाँ हमें पता चलता है कि लीडिया को बचाने के लिए लातिमा ने ब्लैक का साथ दिया है, जो कि उसने कहा भी था, पर वो लड़कियां उससे भी तेज निकलती हैं और स्पिरिट मैजिकल सर्कल से अपने आप को आजाद कर लेती हैं। पर लातिमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इनका सामना करने के लिए कई सारे डीमंस को समन कर लेती है। जेनी और रीन भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर अचानक वहाँ लीडिया पहुँच जाती है, जो कि इन इयररिंग्स की वजह से यहाँ पहुँची है, जो उसने लीडिया और रीन को दिया था। अब यहाँ उसे लातिमा की गद्दारी के बारे में भी पता चल गया था, जो कि बेचारी उसको ही बचाने के लिए ये सब कर रही थी। लीडिया उसको मार के बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ समन किए गए सभी डीमंस को मारने लगती है और आखिर में उस क्रिस्टल को भी तोड़ दिया जाता है, जिस कारण ब्लैक को दर्द होता है। पर न जाने दूसरी तरफ वारोडोस को क्यों दर्द हुआ था। वैसे अब तक आरडी भी इस चीज का अंदाजा लगा चुका था कि ब्लैक लीडिया को बचाने के पीछे जिद लगाए इसीलिए पड़ा है, क्योंकि वो अब तक अपने लिए डिसीजन के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाया है और उस गिल्ट से ही बचने के लिए वो लीडिया को बचाना चाहता है। और ब्लैक भी ये समझ चुका था कि आरडी उसका साथ नहीं देगा, इसीलिए अब वो दोनों अपनी मेन फॉर्म में आकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वारोडोस ने एक बार लीडिया से डीमंस के साथ जमीन शेयर करने की बात कही थी, जिसके लिए लीडिया नहीं मानती। उसे नहीं लगता था कि इंसान और डीमंस एक ही जमीन पर एक साथ रह सकते हैं, जिस कारण उन दोनों के बीच बहस भी हो गई थी। और आखिर में नतीजा निकलता है कि वारोडोस ने कह दिया था लीडिया जो चाहे अपनी सेना के साथ कर सकती है, पर वारोडोस उसका साथ नहीं देगा, जिसे सुनकर लीडिया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है, जो देख वारोडोस को भी बुरा लगता है। पर अब वो अपनी बात को वापस भी तो नहीं ले सकता था। और यहाँ उसी जमीन की बात हो रही थी जिसके बारे में लीडिया ने आरडी को बताया था। तो वहीं आरडी और ब्लैक के बीच अब तक लड़ाई चल रही थी। यहाँ ब्लैक अपने ऊपर के ही गुस्से की वजह से आरडी के ऊपर भारी पड़ता जा रहा था, लगभग उसने उसे मार ही दिया था। तभी लीडिया की सोल वहाँ आती है, जिसने ब्लैक की सोर्ड को पकड़ लिया था। आरडी समझ जाता है कि अगर उसने ब्लैक की सोर्ड को तबाह कर दिया तो ब्लैक को भी हराया जा सकता है, और वो वैसा ही करता है, जिसके बाद ब्लैक कमजोर होकर अपने घुटनों पर आ गया था। लेकिन लीडिया को बचाने की उसकी जिद अब तक गई नहीं थी। वो आरडी को बहलाने के लिए लीडिया के साथ बिताए उनके पल उसे याद दिलाने लगता है। पर हम जानते हैं कि आरडी अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वो लीडिया के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है।
पर ब्लैक बात को समझ ही नहीं रहा था, जिस कारण अंत में आरडी को उसे मारना ही पड़ता है। ब्लैक मरने से पहले आरडी से कहता है कि आरडी अपने फैसले पे जरूर पछताएगा। अब ब्लैक के अंत के बाद उनका भी वापस जाने का वक्त हो गया था और लीडिया ने भी इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग फ्यूचर से आए थे। वो उनके जाने से पहले उनसे पूछती है, क्या फ्यूचर की लाइफ पीसफुल है? रिन उसका कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, पर फिर रिन और जेनी दोनों कहते हैं कि फ्यूचर की लाइफ वैसी ही है जैसी लीडिया चाहती थी, जिसको सुन उसे बहुत खुशी होती है। उनके जाने से पहले वो आरडी के लिए एक मैसेज देती है। दूसरी तरफ वारोडोस को भी एहसास हो गया था कि डीमन लॉर्ड हमेशा के लिए गायब हो गया है, जिसका ऐलान वो अपनी पूरी सेना में कर देता है। वारोडोस को कहीं तो ये शायद पता था कि इसके पीछे आरडी, रिन और जेनी का हाथ है। अब अपने टाइम में आने से पहले आरडी एक बार फिर गॉड से मिलता है, जहाँ वो उनसे पूछता है कि आखिर वो है क्या चीज। गॉड कहते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि वो उसे अपना दोस्त समझ सकता है। आरडी कहता है कि भले ही वो उसके दोस्त हो, पर लेकिन वो उनसे फिर कभी नहीं मिलना चाहेगा, और गॉड भी यही कहकर वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों वापस अपने टाइमलाइन में आ गए थे और बाकी सब के लिए ये बस यहाँ सो रहे थे। हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी उसी डीमंस के गांव आई थी, जिसके बारे में हमें लीडिया से पता चला था। तभी रिन आरडी को लीडिया का दिया मैसेज उसे बताती है। उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए वे लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। उसका ये मैसेज सुन वापस आरडी उदास हो जाता है। तभी लीडिया की सोल उसे धक्का देकर उसे आगे बढ़ने का, उसे लाइफ को जीने को कहती है, और शायद इस बार लीडिया की सोल हमेशा के लिए गायब हो गई थी। आरडी भी अपने रिग्रेट को एक्सेप्ट करता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है।